लास्ट वाली क्लास में देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा शेयर बाजार को प्रभावित करने वाले कारक, कि शेयर बाजार को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। और जब शेयर बाजार को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़े ना, उन शेयर बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत हमने सबसे पहला पढ़ा था आर्थिक कारक। पढ़ाया नहीं पढ़ाया? उसके बाद बताया था कि ये लेटेस्ट कारक हमारे हैं जो शेयर बाजार को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करते हैं। समझ में आया? दूसरे नंबर पर समझाया गया था, दूसरे नंबर पर क्या समझाया गया था? अच्छा, स्पेकुलेशन फैक्टर तीसरा। उसके बाद तीसरे नंबर पर समझाया गया था हमारा इंटरनेशनल फैक्टर्स, जिसे हम वैश्विक कारक बोलते हैं। ये भी भारत के जो शेयर बाजार हो उसे प्रभावित करते हैं, ये हमने समझ लिया था। उसके बाद हम भारत तीसरे वाला समझ रहे थे, उसके तहत हमने एक नया कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी थी जिसका नाम था एफपीआई। एफपीआई को हम पोर्टफोलियो निवेशक कहते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, हिंदी में पोर्टफोलियो निवेशक कहते हैं। सुनूंगा मैं जो जो बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना अच्छे तरीके से, अगर ध्यान हटेगा ना फिर तुम्हारी बात लग जाने वाली। तो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो, पोर्टफोलियो निवेशक हो, वे पोर्टफोलियो जो निवेशक हो ना, वे पोर्टफोलियो निवेशक क्या हो, मैंने तुम्हें बताया था इनका कंसेप्ट अस्तित्व में आया क्यों, कौन है, समझ में आई बात? या मैंने कहा जो भारत की सरकार है ना, इस भारत की सरकार, इसने इसे भी पैसा इकट्ठा करना, जब पैसा इकट्ठा करना और भारत के अंदर भारत का विकास करना, तो उसके लिए सबसे प्राथमिक आवश्यकता होगी पूंजी की। तो पूंजी को इकट्ठा करने के लिए हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे। जब इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो वहाँ के जो रिजर्व बैंक होंगे, वहाँ के केंद्रीय जो बैंक होंगे, उनके केंद्रीय बैंक के द्वारा, जैसे एग्जाम्पल लिया था मैंने अमेरिका का, उनके केंद्रीय बैंक के द्वारा उसके संदर्भ में एक प्रतिभूति जारी करेंगे हम, जिसे हम सिक्योरिटीज बोलते हैं। वो प्रतिभूति उसका ही बैंक जारी करेगा। जैसे अमेरिका के अंदर एडीआर जारी होता है, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, समझ आई बात? या उसे जारी करने के बाद वहां से पूंजी जुटाते हैं और अपने देश के अंदर पैसा ले आते हैं। समझ आई बात? है तो अमेरिका के लोग हमारी भारत की कंपनियों में पैसा लगाएंगे, भारतीय कंपनियों में पैसा लगाएंगे एडीआर के तहत। समझ आई बात? अगर आप यूरोपीय मार्केट में पैसा इकट्ठा करने जाओगे तो वहाँ जीडीआर चलेगा, जीडीआर। तो यूरोप के लोग जीडीआर खरीदेंगे और भारतीय कंपनियों में पैसा लगाएंगे। और मैंने कहा जो भी व्यक्ति अपना पैसा इन्वेस्ट करता होगा ना, उसके लिए सबसे पहले प्राथमिकता ये होगी उसका पैसा उसे समय पर काम आना चाहिए। उसका पैसा अगर उसे समय पर नहीं काम आया ना, तो उसका वो पैसा किसी काम का नहीं है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये समझाया गया था। फिर मैंने कहा था तुम्हें कि भारत के अंदर ना जो इन्वेस्टर्स, जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स है, वैश्विक जब बाजार के अंदर हम पैसा इकट्ठा करने के लिए जाते हैं और भारत की शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं, भारत की कंपनी के शेयर होल्डर्स बनते हैं, तो उन्हें ना लोशीलता चाहिए अपने पैसे के अंदर। जब उन्हें पैसा चाहिए तो तुम्हें पैसे मिल जाना चाहिए। समझ आई बात है? लेकिन कंपनी का क्या रूल हो? कंपनी का रूल हो, अगर तुमने कंपनी के अंदर पैसा लगाया और तुम्हारा उसके अंदर इक्विटी शेयर मौजूद है, तो तुम्हें कंपनी बंद होने के बाद ही पैसा मिलेगा, मूल अमाउंट जब भी वापस होगा। ये भी कंपनी पढ़ाने के तहत बताया था तुम्हें, पढ़ाया था नहीं बताया था? इसका मतलब अब में क्यों पैसा लगाएंगे, मैं तो एक ये पैसे लगाते वक्त एक ही बात देखेंगे, अगर हम भारत के जीडीआर और एडीआर के अंदर पैसा लगाना है ना, तो इसके अंदर हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमें क्या करना होगा, भारत की जो बाहर की कंपनियां ना, जिन्होंने भारत का जो भारत की जो शेयर मार्केट के अंदर कंपनियां थी, उनका जो शेयर खरीद कर अपने पास रखा हुआ, वो पूरा का पूरा जो सर्टिफिकेट, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां उन एडीआर और जीडीआर को बेच सकती हो। समझ ये बात है? उस प्लेटफॉर्म का नाम ही शेयर मार्केट था। अब जो बाहर के निवेशक थे ना, इन्हें भारत के अंदर आने का अनुमति दे दिया गया, आ जाओ भारत की शेयर मार्केट में, आपका स्वागत है। क्यों ऐसा इसलिए किया गया? क्यों? क्योंकि हमें तो देखो, हमें तो पूंजी चाहिए, पूंजी तो हमारी प्राथमिक आवश्यकता। लेकिन आपका जो एडीआर जीडीआर है ना, इस फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। अगर आप अमेरिकन हो, ये प्रियंका जी अमेरिकन है, जब अमेरिकन है इनके पास एडीआर रखा हुआ और अपना ना इन अब एडीआर इन पैसे की तुरंत आवश्यकता, तो ये मुझे नहीं बेच सकती। मेरे पास इतना टाइम कहाँ, मैं तो कंपनी हूँ, मैं तो कंपनी हूँ, तो मुझे क्यों बेचेगी? एक दूसरे ऐसे व्यक्ति ढूंढेगी जिसे एडीआर की आवश्यकता, लेकिन इसे इसकी दूसरी आवश्यकता, तो वहाँ इस सर्टिफिकेट को अपलोड कर देगी और भारत की शेयर मार्केट में जाकर इसके शेयर उसके पास चले जाएंगे, इसके पास पैसा चला जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह करके इसी के संदर्भ में ना हम ना एफपीआई ले गए थे। दूसरी भाषा में से पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, या दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक वही हो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ऐसे बोलते हैं। समझ में आई बात है? तो जो निवेशक होंगे दो प्रकार के हों, एक तो हमारे विदेशी संस्थागत निवेशक हो, एक हो हमारे विदेशी व्यक्तिगत निवेशक। जो विदेशी व्यक्तिगत निवेशक हो ना, भारत के अंदर उन्हें क्यू एफ आई बोलते हैं, क्यू एफ आई, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। और जो दूसरे वाला ना, उसे बोलते हैं एफ आई आई, उसका नाम है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, विदेशी संस्थागत निवेशक। अब जो विदेश के लोग हैं ना,
चाहे वे इंडिविजुअल तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कंपनी के तहत पैसा, किसी कंपनी के तहत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पूंजी की उनके पास कोई कमी नहीं है। मैंने कहा वहां का एक एक व्यक्तिगत निवेशक ना भारत के कई सारे संस्थागत निवेशकों के बराबर है। समझ में आया बात है? उनके पास पूंजी की कोई कमी नहीं है, और कहा जाता है जिसके पास पूंजी की कोई कमी ना हो ना, समझ बात है, उसके सारे आर्थिक उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं, तो उन्हें फिर किसी कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ बैठे, आपको चाहिए क्या? अप्रत्यक्ष रूप से पूंजी चाहिए। आप गवर्नमेंट जो भी स्तर प्राप्त करने, फिर क्यों चाहिए हो? ताकि आप मानव जीवन के अंदर सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हो, इसलिए तो चाहिए। तो मेन चीज आपकी पूंजी। अगर आपके पास पूंजी नहीं होगी, अगर आपके पास पूंजी होगी तो आप पढ़ने क्यों आओगे? समझ में आई बात है? पढ़ने ही क्यों आओगे? तो आपके पास पूंजी का अभाव, पूंजी के अभाव के जरिए आप पूंजी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसके बीच में नॉलेज बहुत सारी लेते हैं, इस नॉलेज के जरिए ही फिर आप पूंजी प्राप्त करना चाहते हैं, गवर्नमेंट आपको पूंजी देती है। तो बताओ, तो जो पूंजी हो, तो पूंजी अगर पूंजी होगी किसी पूंजी की, अगर तुम्हारे हाथ में पैसा होगा ना तो तभी विचार जनरेट होगा। अगर हाथ में 10,000 रखे हुए होंगे ना तो पहले आइडिया लगा लोगे कि हाँ यहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है, इतने का मोबाइल फोन लेगा ना, इतने का रिचार्ज होगा, इतने का ये होगा, इतने का सूट खरीद के लेकर आऊंगी, इतने का ये लाऊंगी, इतने का ये लाऊंगी, इतने का ये लाऊंगी। बात समझ में आया? ठीक। तो विदेशी संस्थागत निवेशक, तो हमें बताया विदेशी जो संस्थागत निवेशक हो, एक विदेशी संस्थागत निवेशक हो, एक विदेशी व्यक्तिगत निवेशक हो। तो जो मैंने कहा वहां के जो व्यक्तिगत निवेशक है ना, भारत के संस्थागत निवेशक बहुत ज्यादा मजबूत है। समझ नहीं बात है? अभी संस्थागत निवेशक कैसे हो? जैसे मैं कहने लोगों, मैं अगर किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाता हूँ, इसका मतलब मैं इंडिविजुअल हूँ, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत निवेशक हूँ। अगर मेरे जैसे अब कोई बैंक, मैंने अपने पैसे बैंक पर जाकर जमा कर दिए, तो संस्थागत निवेशक का काम करने वाला वो बैंक भी तो कहीं पैसा लगाता होगा, वो भी तो इन्वेस्ट करता होगा, वो संस्थागत निवेशक होगा। समझ में आया? तो निवेशक कितने प्रकार के हों? एडीआर जीडीआर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? इन एडीआर जो जीडीआर व्यक्ति खरीदते होंगे ना, अपने पास रखते होंगे ना, उन्हें लोकशीलता प्रदान करने के लिए एफपीआई का कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आया था। एफपीआई की नीति को बढ़ावा भारत की शेयर मार्केट के बाजार, भारत विदेश की कंपनियां थी ना, विदेश की कंपनी जो विदेशी निवेशक हो, उनके लिए भारत की शेयर मार्केट के बाजार खोल दिए गए। सरकार इसकी जो कुछ लोग है ना, कुछ अर्थशास्त्री इसकी आलोचना करते हैं, मनमोहन सिंह का काम था सब। 1992 में हमने 1991 में तो हमने एफडीआई के गेट खोल दिए, 1992 के अंदर ना हमने तक इसके गेट खोल दिए, 1992 के अंदर हमने एफपीआई के गेट खोल दिए। तो लोग इसकी आलोचना करते हैं कि भारत की शेयर मार्केट के अंदर, जो भारत की शेयर मार्केट थी, भारत का जो शेयर बाजार था, शेयर मार्केट में शेयर बाजार था, उसके अंदर विदेशी निवेशकों के लिए शेयर बाजार को खोलने की जरूरत क्या थी? क्यों नहीं थी? उन्होंने लोकशीलता नहीं चाहिए। फिर आपकी मार्केट, आपके यहाँ पैसा लगागा कौन? आपके शेयर, आपके एडीआर जीडीआर खरीदेगा कौन? आपके एडीआर जीडीआर खरीदने का तो आपको पूंजी प्राप्त कैसे होगी? सही बात है। तो ये अनपढ़ता का प्रतीक हो कि भारत की शेयर मार्केट के बाद भारत के जो शेयर बाजार थे ना, उसके गेट खोले नहीं जाने चाहिए थे। तो यहाँ लोग इसकी आलोचना करते हैं मनमोहन सिंह की, तो ये आलोचना का कोई यहाँ दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। समझ में आई बात है? तो सीधा सा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट साहब, उन्हें तो लोकशीलता चाहिए। अब जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे, अगर उनका पैसा उन्हें टाइम पर काम नहीं है, तो अपने पे लेकर देख लो ना। सही बात है, तुम अपने पे स्टार्ट करके देखो, इकोनॉमिक्स तुम्हारे घर से स्टार्ट होगी। सही बात, सबसे पहले तुम वही पैसा इन्वेस्ट करोगे जहाँ तुम्हें टाइम पे मिल जाए पैसा, उसके बाद तुम इन्वेस्ट नहीं करने। तो इसका यही मतलब होगा, जो एफपीआई होगा वो 1992 की नीति, एफडीआई 1991 की नीति। अब एफडीआई और एफपीआई में कुछ खास मेन अंतर हो। अब बताओ एफडीआई में और एफपीआई में अंतर क्या हो? चलो बताओ। एफडीआई हो और ये क्या हो? एफपीआई। एफडीआई में और एफपीआई में क्या क्या अंतर होता है बताओ। जब एफडीआई होगा भारत के अंदर, हेलो, जब भारत के अंदर एफडीआई होगा, हेलो इधर देख लो, जब भारत के अंदर एफडीआई होगा, एफडीआई का मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो जब ये लोग भारत के अंदर आने वाले, तो भारत के अंदर एक नया का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाले, एक पूरा का पूरा एक बिल्डिंग तैयार करेंगे। उस बिल्डिंग तैयार करने के बाद कंपनी के अंदर मशीन लगाएंगे पूरा का पूरा। इसका मतलब जो एफडीआई वाले हो ना, ये भारत के अंदर ना लॉन्ग टर्म तक आते हैं और ये शॉर्ट टर्म तक आते हैं। इन्हें मतलब नहीं है अभी मार्केट में पैसा निकाला, शाम को निकाल लें, शायद कल को लगाया परसों निकाल के चले जाएंगे, 2 दिन बाद। ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। मैं भी कह रहा हूँ, तुम देखो, ये देखो, ये यूएसए की मार्केट, ये यूएसए का शेयर बाजार, ये यूरोप का शेयर बाजार, ये इंडिया का शेयर बाजार, ये इंडिया का शेयर बाजार। समझ में आया बात? है ठीक। ये यूरोप का शेयर बाजार, ये अमेरिका का, ठीक। उसके बाद ये चाइना का शेयर बाजार। और यहाँ कहीं बैठे हुए एफपीआई वाले, ये एफपीआई वाले कौन हो सका?
ये कोई व्यक्ति नहीं है, देखा नहीं किसी ने आज तक। मैं भी एफपीआई में आ सकता हूँ अगर मैं व्यक्तिगत विदेशी निवेशक हूँ। मैंने कभी किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए, मेरी मर्जी, मैं किसी भी इकोनॉमिक्स में जा किसी भी शेयर मार्केट में जाकर अपने शेयर बेचूं, सही कहीं कहीं भी खरीद दूं। आज वैश्वीकरण कर दिया ना, वैश्वीकरण का जब वैश्वीकरण आया था, वैश्वीकरण के सिद्धांतों के तहत क्या क्या साइन किया गया था। वैश्वीकरण का मतलब 5 चीजों का मुक्त प्रभाव होगा। उसमें तो एक पूंजी थी, पूंजी का मुक्त प्रभाव होना चाहिए। समझ बात है। जब आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाया था, इंटरनेशनल रिलेशन के दौरान यही तो बताया था कि 5 चीजों का मुक्त प्रभाव हो। बताओ, वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का और उद्यमी का और श्रम का। तो कितने होंगे? 5 नहीं होंगे। तो उसमें तो एक पूंजी थी। तो मेरी मर्जी, तो पूंजी को आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर रोक देगा, इसका मतलब वैश्वीकरण के नियम सिद्धांतों का उल्लंघन हो जाएगा। समझ आई बात है। तो पूंजी का हम प्रभाव रोक नहीं सकते, इसलिए मेरी मर्जी में कहीं भी पूंजी इकट्ठा कर सकता हूँ, जहाँ कहीं भी, और वहां के लोग हमारे भारत में भी आकर पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। यही तो वैश्वीकरण है। समझ में आई बात है। लेकिन बताऊं, ये बहुत खतरनाक है। एफपीआई वाले पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है ना, ये उसी मार्केट में जाना पसंद करेंगे। पता कौन से मार्केट में? जो इकोनॉमिक्स, जो जिसकी अर्थव्यवस्था, जिसका बाजार, जिसका भविष्य में ऊपर उभरता हुआ दिखाई देगा। समझ में आई बात है। उभरता, इन्हें पता लगा कि भारत की ना आने वाले टाइम पर जो यूरोप का मार्केट है वो इंक्रीज होने वाला। जैसे इंक्रीज होने वाला, तो ये सारा पैसा निकाल लेंगे, इधर से पैसा निकाल लेंगे, इधर से पैसा निकाल लेंगे, इंडिया की मार्केट है उन्हें, इधर पैसा निकाल लेंगे और यूरोप के बाजार में पहुंच जाएंगे। और यूरोप के बाजार में जब जैसे पहुंच जाएंगे ना, ये बताओ इस यहाँ इनके अंदर तो जो ये मैंने बताया था तुम्हें, ये बहुत खतरनाक है भाई एफपीआई वाले। समझ बात है। ये बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब इससे संशोधित करते हैं, सारा पैसा अपने पास रख लेते हैं। मैंने तुम घोटाले का नाम भी बताया कुछ, हर्षित मेहता घोटाला, शेयर बाजार में जो घोटाले हुए, बड़े बड़े घोटाले। ये पुराने वीडियो ना, इन्हें शांति के साथ बैठ कर देखो, एक बार नहीं समझ में आने वाले, बार 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 ऐसा कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बस जाने वाला है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से। जब 11वीं क्लास के एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर किसी चीज की जरूरत पड़ने वाली है ही नहीं। समझ बात है। शेयर मार्केट का जो कॉन्सेप्ट बहुत पेचीदा सिलेबस हो। एक सवाल यहाँ तो हर बार पूछो, एक सवाल पक्का, क्या हो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स? जब पिछले साल के सवाल सोल्व करने जाओगे ना, तो तुम समझ में आएगा यार ये तो वही भाषा, जो कुछ भी तो लेक्चर तो बाहर नहीं है, कुछ भी तो जो क्लास समझाया उसको कुछ भी बाहर नहीं है, एक भी शब्दावली तो बाहर नहीं है, सब तुम्हारा पढ़ाया। इसका मतलब हमारा रिवीजन अच्छा नहीं है। समझ में आती है। तो जो ये ना एफपीआई वाले, ये उसी अर्थव्यवस्था के अंदर जाने वाले, जो इन्हें अच्छी मोड़ में जाता दिखा देगा। इन्हें मतलब लगा यूरोप की मार्केट में ना आने वाले टाइम पर बहुत बेहतरीन यहाँ की कंपनियां बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाली, इन्हें प्रॉफिट प्राप्त होने वाला, तो यही पैसा लगा इनकी कंपनी में जाकर इनके ही शेयर खरीद देंगे और जबरदस्त मात्रा में खरीदने स्टार्ट कर देंगे। फिर लोगों को दिखा देगा यार यूरोप का मार्केट बड़ा तेजी के साथ इंप्रूवमेंट कर रहा है। लोग आगे फटाफट धीरे धीरे कर जबरदस्त मात्रा में खरीद लेंगे। जब खरीद लेंगे ना, कहा जाता है जब खरीदते हैं ना, तो इसका मतलब खरीदते हैं। जब क्या करते हैं? खरीदते। इसका मतलब इतना खरीदते हैं तो बहुत खरीदते हैं, कई लाख हजार करोड़ों में खरीदते हैं। सही बात है। तो जो भारत के दर से ना, यहाँ शेयर मार्केट में ये बात कही जाए भारत वालों के लिए कि भारत के दर्शक, भारत के जो लोग हैं ना, इनके सामने मूक दर्शक रह जाते हैं, केवल देखने वाले दर्शक। इनके पास पैसा ही नहीं है। आज समझ में, इनके तो इतना देखो, मैं क्लास में शेयर मार्केट पढ़ रहा था, ये कहती है 100 रुपए इन्वेस्टमेंट, बताओ कहाँ से स्टार्ट होगा? सोच सकते हो तुम? समझ की बात है। ठीक। तो ये भारत के जो दर्शक है ना, उनका जब 100 रुपए कहाँ लगागी और कहाँ तक निकाल लगी और कहाँ लेके जाएगी, तो उसको क्या फर्क पड़ रहा होगा? इसकी तो कहानी बिल्कुल इस तरह ही होगी ना, एक समुद्र के अंदर से 1 लीटर पानी निकाल दिया हो, आज समझ लो, एक डाल दिया हो, हो जाएगी बात। तो इसको समुद्र में क्या फर्क पड़ रहा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सही बात। अब तुम इसे निकाल लोगे, ये थोड़ा ही है कि आप इंडिया की हो और 100 रुपए इन्वेस्ट करके यूरोप की मार्केट में चले जाओगे, तो यूरोप का मार्केट नीचे चला जाएगा। आपके 100 रुपए से क्या फर्क पड़ रहा? मैंने कहा आपका कुछ नहीं है, आप सिर्फ मूक दर्शक हो। जो इंडिया वाले हैं ना, एक मूक दर्शक का काम कर जाते हैं। इंडिया के बारे में यही बात की जाती है। क्यों? पूंजी का भाव। किसका भाव? और जब से ना हमने इस एफपीआई की नीति को लागू किया है, तब से भारत का जो शेयर मार्केट है वो और ज्यादा रिस्की हो गया है। जब से हमने इनको भारत के अंदर आने की अनुमति दी, तब से भारत का शेयर मार्केट सबसे ज्यादा रिस्की हो गया है और सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। दिन प्रतिदिन नीचे जाता है, दिन प्रतिदिन ऊपर चला जाता है, दिन प्रतिदिन नीचे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। यस और नो? तब से कब? जब से हमने भारत के अंदर एफपीआई को आने की अनुमति दी। समझ गए? चलो, इतना ही नहीं, अगर ये दिखा देगा ना, मैंने कहा ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। एक व्यक्तिगत निवेशक, उसके पास इतना पैसा, वो चाहे तो पूरी शेयर मार्केट को मैनिपुलेट कर ले। समझ में आया बात है? चलो आया हो, उसने आइडिया लगाया, क्योंकि इतना अच्छा अनुमान लगाने वाला आइडिया लगाया कि भारत का शेयर मार्केट ना, भारत के लोग बहुत एग्रेसिव हो, शेयर मार्केट ऊपर जाने वाला, उसने जबरदस्त मात्रा में खरीदना स्टार्ट कर दिया। और मैंने कहा जब वो खरीदता है ना, तो मतलब
खरीदता, और इतना खरीदता स्टार्ट कर दिया, ऐसा लग रहा कि जो कंपनी है, जो वोडाफोन की कंपनी है, समझ नहीं बात क्या, वोडाफोन की कंपनी है, इसकी शेयर के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जियो से ऊपर बढ़ते चले गए। कहा चलाई, कहने लगी मैं तो 100 रुपए जियो में नहीं लगाऊंगी, वोडाफोन में लगाऊंगी, वोडाफोन के शेयर खरीद दूंगी। मीनू को बताया से ना, उसमें ना 100 रुपए के शेयर खरीदने के बाद ना वहाँ 240 रुपए का बेनिफिट प्राप्त हो रहा है। दूसरे वाले ने से बताया, अच्छा ऐसे ऐसे प्राप्त हो रहा है, 3 दिन हो गए बढ़ ही रहे दाम, अब तो 140 होगा, तू भी लगा, पैसे लगाया तो भारत के लोगों को सबको पता लगता चला गया, भारत के लोग बहुत आशावादी हो ना, सही बात है। तो इनके अंदर एक ही खास बात हो, इनके अंदर सब कुछ मर जाएगा, इनकी आशा कभी नहीं रहती, इनके अंदर सब कुछ मर जाने वाला, इनके अंदर जो आशा या उम्मीद है ना वो कभी नहीं मरती, सही बात है। तो इनके अंदर होपनेस हमेशा जिंदा रहती है भारत के लोगों के अंदर, ठीक है। तो फिर वर्णिका ने भी अंदाजा लगाया कि बढ़ेगा, अब भी बढ़ेगा, इसने काजल को प्रमोट किया कि बढ़ेगा, फोन कर करके बात चल रही गाड़ी बढ़ेगा, तो लगाओ आया समझ में, ईसू को फिर इससे लक्ष्मी को, इन्हें सबको बताया कि गाड़ी बढ़ेगा। और जैसे मामा जी तक का नंबर आया था ना, आया समझ में, और सालू जी ने पैसा लगाया, इस सब ने समझ 100 तो 200 रुपए लगाए, सानू लगाए 1000 रुपए, गाड़ी बढ़ेगा, इतनी आशावादी, सही बात है। उसके बाद मामा दी चले गए मंदिर पे भी, सही बात, गरीब बढ़ेगा, हाथ जोड़ ही रही थी, समझ नहीं बात है। अब जो इतने, मैंने कहा इतने खतरनाक है ना, तुम्हारा सारा पैसा निकाल ला, उसके बाद जब वे निकालते हैं ना, तो निकालते मतलब निकालते हैं, मतलब निकालते हैं, मतलब निकालते हैं, ये भारत का शेयर मार्केट सारा नीचे चला गया, समझ नहीं बात है। उसके बाद इतना दाम घट चुका कि जो तुमने एक शेयर खरीदा था ना, एक शेयर तुम्हारा 100 रुपए का था, एक शेयर तुमने 100 रुपए खरीद रखा था, इसका मतलब उस एक शेयर का दाम तुम्हारा जो 100 रुपए था, जो तुमने खरीद कर रखा था, उसका दाम 0.5 रुपए हो चुका है, ऐसा समझ में। बाकी सारे पैसे निकाल कर कौन लेके चला गया, जो व्यक्तिगत या संस्थागत निवेशक होंगे, ये इस तरह करके शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। अब आप सोचते होंगे इनको कोई रोकने वाला नहीं है इस तरह, हाँ, भारत के अंदर सेबी जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का, नियंत्रित करने का कार्य करती है, समझ बात है। तो एक संस्था सेबी, समझ, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, समझ में आया, सेबी के बारे में पढ़ेंगे, डोंट वरी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये मैं तो समझाना चाह रहा था कि किस तरह जो शेयर बाजार है ना, उसे जो तीसरा कारक को कैसे प्रभावित करता है, ये तीसरा कारक ही तो, और यहीं से ना वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का जन्म है, ये समझ रहे, यहीं से वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का जन्म है। अब सवाल है कि इन्हें कैसे पता लगेगा कि यूरोप का मार्केट अच्छा ऊपर चला जा रहा है, यहीं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स जन्म लेती है, समझ नहीं बात है, यहाँ तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का निर्माण हो। इन्हें कैसे पता लगा चाइना का मार्केट ऊपर ही क्यों जा रहा है, नीचे क्यों नहीं जा रहा। हम कहने लगे, हम कहते हैं अगर अमेरिका के अंदर मंदी आई ना, अगर अमेरिका के अंदर तो दुनिया के सारे देश डूब जाएंगे। आज अगर अमेरिका अपनी छोटी सी पॉलिसी के अंदर बदलाव कर दे ना, तो तुम सब तबाह हो जाओगे। आज मुझे यही समझाना, आज का मेरा चैप्टर यही है कि अमेरिका के अंदर हम कुछ भी बदलाव करते हैं तो फिर असर यूरोप, चाहे इंडिया, और चाहे आपका चाइना हो, बड़े बड़े जो देश मौजूद, बड़ी बड़ी 4-5 अर्थव्यवस्था, उन तक दिखाई देगा, सही बात है। इसलिए भारत के इनके बारे में, अमेरिका के बारे में एक ही बात कही जाती है, अगर अमेरिका को जुकाम होता है ना तो छींक पूरे भारत को आती है। इसका ही मतलब वो आती कैसे, वो आज जानना वो कैसे आती है, सही बात है। कि कहा जा कि अगर अमेरिका को जुकाम होगा तो छींक पूरे भारत में, पूरे एशिया को आने वाली, ऐसा हम क्यों कहते हैं, ये हम आज जानना, समझ रही बात है। यही तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का निर्माण हुआ। और डॉलर के दाम कैसे घटते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे रुपया जाता, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ। मैं सिंसियरली तुम्हारा रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ कर, पैर पकड़ कर, अरे भाई पढ़ लो पिछले वाला जाएगा, कैसे रुपए के दाम घट रहे, क्या मूल्य ह्रास हो, क्या अमूल्यन हो, क्या अधिमूल्यन हो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। समझना ये बात है। जब भी बोर हो जाओ ना, तो बोर होने का एक सबसे बेस्ट आइडिया, चुपचाप जाओ इकोनॉमिक्स का वीडियो देख लो, उसमें बोरियत हट जाने वाली है। अभी इनका बोर पर पता किस तरह जाती है, कोई गूगल का सहारा लेगा, कोई यूट्यूब का सहारा लेगा, उससे तुम बायस हो जाओगे, समझ ही बात है। क्या फिर आसपास सोशल मीडिया में इंगेटिंग मुंह मारते फिरो, तो इसमें यूपीएससी वाला का इसमें कोई काम नहीं है, दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। उसकी बोरियत भी हटाने का काम भी सिलेबस का हो। अगर जियोग्राफी तो बोर हो गए ना, तो फिर हिस्ट्री पे चले जाओ, हिस्ट्री तो बोर हो गए तो किसी स्टोरी पे चले जाओ। जब तक ऐसा नहीं करने के ऐसा बचपन, तब तक कुछ नहीं होने वाला। फिर अज्ञात व्यक्तियों के साथ उलझते रहोगे, अज्ञात व्यक्तियों के साथ जरूर जाना। सब समझ में आया क्या करने की कोशिश करी जा रही। इंडिया होगा, चाइना हुआ, यूएसए हुआ, यूरोप हुआ, समझ में। तो ये इंडिया ना, मैंने कहा यही तो आज मुझे समझ ना कि कैसे यूएसए अगर अपनी छोटी सी पॉलिसी, अपने पॉलिसी में छोटा सा भी बदलाव करता होगा, उसका असर पूरे भारत पर क्यों दिखाई देता होगा। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि जो एफडीआई हो और एफपीआई हो, इसमें वास्तव में अंतर क्या हो। एफडीआई हो और एफपीआई वास्तव में अंतर क्या हो। ठीक, पहली बात तो ये बताओ, हमारा निवेश दो प्रकार का नहीं होता, एक तो वित्तीय निवेश, एक वास्तविक निवेश। वित्तीय निवेश, वास्तविक निवेश। तो जो हमारा एफडीआई हो, ये हमारा वास्तविक निवेश है कि वित्तीय निवेश है। वास्तविक निवेश जो हमें दिखाई देगा, वास्तव में दिखाई नहीं देगा,
पूरी जब हमारे यहाँ एफडीआई वाले आने वाले, जोन आने वाला मेरा दोस्त, वो कहने लगा मैं आपके यहाँ उत्तराखंड बनना चाहता हूँ, सिडकुल वहां पथरी पुल के पास है ना एक कंपनी लगाना चाहता हूँ, तो कंपनी दिखाई नहीं देगा मुझे, तो मेरा वास्तविक निवेश नहीं हुआ वो, इसका मतलब वो वास्तविक निवेश होगा। एफडीआई हो ना जो, ये कैसा निवेश हो, वास्तविक निवेश, वास्तविक निवेश। और ये हमारा वित्तीय निवेश नहीं होता, कैसा निवेश, वित्तीय निवेश। दिखाई थोड़ा दे रहा तुम, कौन आ रहा कौन जा रहा, इसे वित्तीय निवेश बोलते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, तो मैं यही बताना चाहता हूँ, तो वास्तविक निवेश और वित्तीय निवेश दोनों एक दूसरे से अलग अलग या दोनों एक दूसरे के पूरक, वास्तविक निवेश और या वित्तीय निवेश दोनों एक दूसरे से अलग अलग या दोनों एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के कंपटीटर है, एक दूसरे के पूरक। क्यों? क्योंकि बिना वास्तविक वित्तीय निवेश के तुम वास्तविक निवेश नहीं कर सकते। सही बात, बिना वित्तीय निवेश के तुम वास्तविक निवेश नहीं कर सकते। जो तुम्हारे हाथ में रोकड़ा होगा, जब तो कंपनी लगाओ, जब तुम मशीन खरीदने लगाओगे, तो दोनों एक दूसरे के कंपटीटर है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। एक शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बात यह, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ खड़ा होकर बैठकर, ये सारे स्टेटमेंट है, सवाल पूछे हुए, समझ में आती है। चलो दूसरी खास बात, जो इनका जो इरादा हो ना, ये इरादा लेकर आते हैं, यूं थोड़ा ही है कि भारत के अंदर आए और 1-2 साल रुके चले गए। वोडाफोन कंपनी आई थी भारत के अंदर, ब्रिटेन की कंपनी थी, आज तक रुकी हुई, आज तक हुई 1995 के आसपास आई होगी कंपनी। आइडिया, वोडा, ये बाहर की कंपनी ब्रिटेन की, वापस छोड़कर नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकी? इन्होंने भारत के अंदर एफडीआई करा, और एफडीआई आज ना टेलीकॉम सेक्टर में 100% है पूरा। समझा था मैंने तुम्हें, टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई कितना आजकल 100% नहीं है। तो इन्होंने भारत के अंदर जब एफडीआई आए थे ना, तब ये 100% आता, आज 100%। जब भारत के अंदर आए थे ना, तो भारत के अंदर जब एफडीआई वाले आते हैं, तो इनका जो इरादा होना भारत के अंदर टिकने का, तो ये बेजुबान जो देश हो, उसके अंदर लंबे समय तक ना टिकने का इरादा हो, शॉर्ट टर्म्स के लिए नहीं आते हैं। आज समझो, ये लंबे समय तक आते हैं। इसका मतलब जो इनका निवेश होगा ना, वो अस्थायी होगा, स्टेबल होगा, स्थिर होगा। ये कंपनी लगाएंगे एक दिन में। अब बताओ, अगर पता लगा वोडाफोन को अगर बेनिफिट नहीं हो रहा, अगर बेनिफिट नहीं हो रहा ना, इसका मतलब तो ये थोड़ा ही जो कल कोई अपना सामान बेचा और घर चले गई, वोडाफोन के टावर उखाड़ के लेके जाएगी, वोडाफोन वाले के ऑफिस उखाड़ के लेके जाएगी। आया समझ में? इसका मतलब ये बाकी किसी देश के अंदर अगर एंट्री आती है ना, एफडीआई, जो एफडीआई हो ना, वहां जो निवेश हो, वो पता कौन सा निवेश हो, अस्थायी निवेश। अस्थायी, कैसा? अस्थायी निवेश। और इनका कोई विश्वास है एफपीआई वालों का, आज समझ में, इन्होंने पूरी एफपीआई वैश्वीकरण के नाम पर ना, वैश्वीकरण के नाम पर पूरी मार्केट को अस्थिर बना दिया। जो मार्केट अच्छे मोड में जाता दिखा देगा, उस मार्केट में पैसे उठा कर डाल देते हैं, और इन्होंने पूरी मार्केट को अस्थिर बनाकर रख दिया। पूरी मार्केट के अंदर वित्तीय अस्थिरता पैदा कर दी इन्होंने। समझ में आती है? पूरी मार्केट के अंदर ना इन्होंने एफपीआई वालों ने अस्थिरता पैदा कर दी, पूरी मार्केट के अंदर अनस्टेबल बना दिया पूरी मार्केट में। समझ नहीं बात क्या? अभी आज इस मार्केट में पैसा लगाया, कल को उस मार्केट में। इन्हें कोई भरोसा नहीं है, इनका सिर्फ एक ही काम है, बेनिफिट करना, लाभ देखना अपना। जो भी जहां भी लाभ दिखाई देगा उसी मार्केट में उठाकर पैसा डाल देंगे, और वैसे ही करने के नाम पर आज इन्होंने पूरी दुनिया का स्थिर बनाकर रख दिया। समझ में आई बात है? जब से भारत के अंदर आने की अनुमति दी ना, क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, भारत के अंदर हर चीज का डिमांड है, और डिमांड के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। बस ये बताओ, ये जो ना यहाँ हमारा निवेश होगा, कौन सा होगा? वास्तविक निवेश। यहाँ कौन सा होगा? वित्तीय निवेश। और बिना वित्तीय निवेश का आप वास्तविक निवेश को प्रमोट नहीं कर सकते। समझ में आई बात है? ये कौन सा निवेश है? अस्थायी, स्टेबल नहीं होता। स्टेबल इन्वेस्टमेंट है जो हमारा, ये अस्थायी निवेश है। अस्थायी या अस्थिर भी कह सकते हैं, स्थिर है, ये स्थिर है। ऐसे समझो, जब ये वापस जाएंगे तो इन जाने के लिए काफी साल लगे, जितने साल लगे आने में लगे ना, तो उससे 2-3 साल तो ना जाने में लग जाएगा। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, वोडाफोन का हालत इतना खराब था, इतना ज्यादा हालत खराब था, वोडाफोन ने प्लान बनाया कि भारत के अंदर अब जब बिजनेस नहीं करना चाहती, अगर भारत के अंदर बिजनेस करना चाहती है, तो अपने देश वापस जाना चाहती है, तो उससे बाद में जाकर पता चला, अगर वो भारत का इतना बड़ा मार्केट छोड़कर चली गई, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट हमारा हो रहा, तेजी के साथ ग्रोथ करता हुआ, तो उसका गुडविल खराब हो जाएगा। अगर किसी का एक बार नाम खराब हो जाए तो दोबारा बनाने में उसकी मुद्दत बीत जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट को छोड़कर जाना उसके अंदर, तो फिर वहां जो नाम खराब हो जाएगा ना, तो फिर पूरी दुनिया में कहीं नाम नहीं कमा सकते जिसका भारत में। तो जो जिस जनसंख्या को हम अभिशाप समझते हैं ना, आज हमारे लिए वरदान साबित हो रही है वो जनसंख्या। समझ नहीं बात है? जिस जनसंख्या को हम कभी अभिशाप समझते थे, आज जनसंख्या हमारे लिए अभिशाप वरदान साबित हो रही। इसी ऐसे सवाल पूछता। अब पिछले बार जब हम जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रही थी ना, तो जो पुराने लोग हम आरोप लगाते थे, तो यूपीएससी सवाल पूछता था, भारत के लिए आने वाले टाइम पर जनसंख्या एक अभिशाप। तो यूपीएससी भी सवाल पूछता था, भारत के लिए जनसंख्या एक अभिशाप, आपका इसके बारे में क्या कहना? अब यूपीएससी सवाल पूछता, भारत के लिए जनसंख्या एक अभिशाप नहीं एक वरदान, आपका इसके बारे में क्या कहना? डिमांड, मेन चीज डिमांड। अब यूं नहीं है कि जनसंख्या इसलिए इंपॉर्टेंट
केवल डिमांड पैदा करती है, और भी बहुत सारे कारक है डिमांड के, सही बात है, लेकिन जनसंख्या मुख्य कारक है। अगर किसी देश को बचाए रखना ना, आज ही देश कितने भी चिल्ला ले, चाहे आपका अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे जापान हो, पूरी एशियन कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री हो, वेस्टर्न कंट्री हो, कोई सी भी कंट्री हो, इतने छोटे छोटे से बच्चे से देश है, इससे तो बड़ा हमारा उत्तराखंड हो। आज समझ, पॉपुलेशन क्या 7-8 करोड़ की जनसंख्या होगी उनकी, 7-8 करोड़ की जनसंख्या, कुछ तो ऐसे भी जो लाखों लाखों, लेकिन प्रोडक्शन इतना हाई लेवल का ना, तो उस प्रोडक्शन को कहीं खपत भी तो करोगे, कहीं कंज्यूम भी तो करोगे। आओ फिर भारत में, यानी बिना भारत के उनका अस्तित्व खत्म हो जाने वाला। हमारी समस्या पता किसकी, हमारी समस्या पता किसकी, सप्लाई की, आपूर्ति की, और उनकी समस्या सर्वाइवल की, सर्वाइव नहीं कर पाने के में, उनके वहां तो कंपनी बंद हो जाएगी जब बिकने की नहीं, कुछ चीज बिकी नहीं रही। ये मार्कर बनाने वाली कंपनी थी, मार्कर बनाती है, सबके पास मार्कर होगा, तो मार्कर खरीदू क्यों, तो इसका मतलब दूसरा मार्केट देखना होगा, दूसरा मार्केट भारत के अंदर मौजूद है, ये जनसंख्या का बेनिफिट। आज समझ, अब रोते फिर रहे, पूछो कैसे रोते फिर रहे, 3 चाइल्ड पॉलिसी, अगर तुम 3 बच्चे एक साथ पैदा करोगे ना, 3 बच्चे एक साथ पैदा करोगे, तो तुम्हारे घर में तो 2 सरकारी नौकरी मिलेगी। ये स्वीडन नॉर्वे वालों का कॉन्सेप्ट है, सोच सकते हो तुम, ठीक। ये बात चाइना को बाद में समझ में आई, चाइना के यहाँ वर्ल्ड 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई थी 2010 से पहले, और 2011 के अंदर ना उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए, फिर उन्होंने नीति में बदलाव करा, फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए, तब उन्हें जनसंख्या का महत्व समझ में आया, जो वो 1969 में समझ में आ गया था। आज समझो, 17 लाख रुपए का इंसेंटिव दे रही चाइना का जो पीपल्स बैंक है ना, 17 लाख रुपए का इंसेंटिव दे रहा, अगर तुम बच्चे पैदा करोगे, 3 बच्चे पैदा करोगे, सोच सकते हो तुम। एडिटोरियल आने वाला, तो एडिटोरियल में सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। मैंने कहा जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा दूंगा ना, एक एडिटोरियल के ऊपर की लाइन देखोगे और नीचे का आगे का खुद बता दोगे क्या लिखा होगा, एक बार पढ़ लो पहले शांति से, हाँ छोड़ दोगे आगे बढ़ जाओगे। और जो उसके अंदर राइटर ने लिखा होगा ना, चाहे हिंदी में लिख रखा चाहे इंग्लिश में लिख रखा, उसे देखा, उसे आगे पहले सजेशन दे दोगे, एक लाइन लिखेंगे, सर प्लीज आई सजेस्ट टू यू योर आर्टिकल इज वेरी रॉन्ग। समझ गया, इतना गहन चिंतन करने का, चुप हो जाओ, सुन लो। तो इनका जो इरादा हो भारत के अंदर समय लंबे समय तक टिकने का हो, इनका इरादा इनका हो रुकना की मजबूरी। अभी उदाहरण दिया वोडाफोन का, अभी उदाहरण नहीं दिया, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो भारत के अंदर मौजूद है, और जो भारत की कंपनी अधिनियम 1956 जो 2013 था, पहले वो 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, और जो 2013 के बाद आई, 2013 के बाद तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत रजिस्टर्ड है। सब समझाया हुआ हूँ, पीछे के वीडियो देखो जाकर। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब सवाल है इनमें समानता क्या हो, इसमें यह भी विदेशी पूंजी, यह भी विदेशी पूंजी, समानता नहीं होगा। यह भी विदेशी पूंजी, कौन सी पूंजी है, और यह भी क्यों, कौन सी पूंजी, विदेशी पूंजी, ये समानता हुई। कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ। अब जरा एक बात बता दो, मैंने तुम्हें ये बताया था भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा एफडीआई आ रहा वो कौन से देश से आ रहा, सिंगापुर से आया। तो कहां, कौन से राज्य के अंदर आ रहा, कर्नाटक के अंदर। भारत के अंदर ना, भारत के अंदर पता क्या हो रहा, क्षेत्रीय असमानता पाई जा। आज बिहार इतना पिछड़ क्यों चला गया, तुमने कभी सोचा बिहार इसलिए पिछड़ता चला गया? बिहार इसलिए पिछड़ गया क्योंकि वहां एफडीआई आया ही नहीं, एफडीआई आया ही नहीं। एफडीआई ने भारत के अंदर कुछ गिने चुने 7-8 राज्यों के अंदर सिमट कर आएगा, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, गुजरात का हालत देखो इतना डेवलप हुआ। अगर एफडीआई भारत के अंदर वहां आता ना, उस राज्य में आया, उसमें बिहार के अंदर आता तो बिहार भी आज इतना डेवलप होता, बिहार पिछड़ी वाली कैटेगरी बनाता। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इनके अंदर एफडीआई नहीं आया, तो एफडीआई केवल 4-5 राज्यों तक सिमट होकर रहेगा। और जब तक ये एफडीआई वहां तक नहीं आएगा ना, वहां क्यों नहीं आया, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब था। अब वो जमाना चला गया कि आए तुमने कभी सोचा कि जो पुर्तगाली था, सबसे पहले भारत में कौन आया था, पुर्तगाली, क्या नाम था उसका, जाडो में आया था, क्या नाम था, वास्को डी गामा था जो जाडो में आया था। तो वही बात है, अब वो जमाने चले गए, आओ तुम और भारत में घूमो। तू बता, और बस केरल के अंदर उन्होंने व्यापार करा, केरल के अंदर और गुजरात तक तटीय इलाकों में घूम रहा था, और घूमने के बाद ना 2 करोड़ रुपए से अधिक व्यापार करने के बाद यहाँ तक टर्नओवर कर लेगा, पूरा जहाज भर कर लेगा।
मिर्च मसालों का, और उन्होंने टर्नओवर करके दूसरी दुनिया को बताया। फिर में हमारे देश की तरफ आकर्षित हुए, फिर में हमारे पुर्तगाल, स्पेन सब आए, डच, ब्रिटिश सब आए नहीं हमारे देश की तरफ, आते चले गए। कभी सोचा कि भारत बिहार क्यों नहीं गया? वो बिहार गया था, सही बात है। और इतिहासकार बताते हैं जब बिहार गया था ना, उसने 5 बार पेट की दर्द की दवाई ली थी। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब था, सही बात है। उसने सोचा बिहार में ही कंपनी में, बिहार में नहीं इन्वेस्टमेंट करना। उसने सबको बताया बिहार में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, वहां का रास्ता बहुत खराब है, सही बात है। और आज भी वहां की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। 5 बार पेट की दर्द की दवाई लिया था वो, ठीक। इतना बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां का। चलो, पता लग चुका ना, कोई दिक्कत? ये छोटे छोटे पॉइंट्स पता होने चाहिए तुम्हें। अब सवाल है, एक तो यूएसए हो, एक इंडिया, एक चाइना, एक जापान। चाइना, जापान, यूएसए, ईयू, इन तीनों का। और मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ यार, ये जापान यूएसए हो, अगर यूएसए के अंदर मंदी आ जा तो फिर भारत के अंदर, इन देशों के अंदर क्या प्रभाव पड़ता होगा? क्यों पड़ता है इनके अंदर प्रभाव? समझे? यहां तो सुना अच्छे तरीके से। ये हमारा यूएसए, ये हमारा यूएसए, अमेरिका। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, और पहले नंबर पर जिसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ना, उसका नाम है जापान। ट्रेडिंग पार्टनर, जिसके साथ इसका सबसे ज्यादा व्यापार होता है, जापान। कहा जाता है जापान की ना जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु है, उसकी 40% खपत इसके अमेरिका के अंदर होती है। जापान के अंदर बनने वाली वस्तुओं की, दोबारा फिर समझ लेना, कहां से? जापान। 40% खपत कहां होती है? यूएसए के अंदर। ये जापान हमारा, इतने जापान के अंदर 40% वस्तुएं, सोच सको तुम, 40% वस्तुएं। और वस्तुएं भी कैसी? इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। कैसी वस्तुएं? इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तुएं होंगी ना, वस्तुएं, इनकी खपत जापान के अंदर होती होगी। अगर अमेरिका के अंदर मंदी आया, मंदी का मतलब क्या हो? चलो मंदी का वैसे छोड़ दो, भूल जाओ, समझो हम क्या, मैं कहने लोगों, तुम सब्जी बेचते हो, पीठ में सब्जी बेचते हो तुम, देखो इनकी जल्दी समझ में आ, जो बैठी हुई सब्जी वाली। अगर तुम पीठ में सब्जी बेचते हो, आज समझ लो, तो कहने लगे आज क्या हुआ? कुछ भी नहीं, आज तो बहुत मंदा चल रहा था। मंदा नाम आया मंदा। मंदा का मतलब क्या था? दाम बहुत कम होंगे, या फिर ऐसा होगा कि ग्राहक नहीं आए होंगे। ग्राहक नहीं आए हो तो ग्राहक नहीं क्यों नहीं आए? क्योंकि डिमांड ही नहीं आती। आया समझ? डिमांड क्यों नहीं आती? इसका मतलब मांग नहीं आती जो तुम्हारे पास वस्तु थी, सही। इसका मतलब मंदा चला। तो गाँव में क्या, पीठ में जाने के बाद बोलते हैं, मैंने कहा तो इकोनॉमिक्स को ज्यादा अच्छा समझ सको जो गाँव में रहता होगा, शहर का बच्चा नहीं समझ सकता, वो तो रट्टा का लिख देगा जाकर, सही बात। तो कहते नहीं क्या बहुत मंदा चल रहा, मंदा इसका मतलब मंदी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? देश के अंदर जितने भी किसान है ना, सबने यही कहा कि बहुत मंदा चल रहा। इसका मतलब क्या? मंदी क्या होगा? इसने कहा क्योंकि उसकी मात्रा ज्यादा हो जाए ना, जब मात्रा ज्यादा हो दाम घट जाएंगे, दाम घट जाएंगे। समझ में बात है? या बाद में जाकर पता चला कि जो वस्तु यहाँ उसके पास मौजूद है उसका डिमांड ही खत्म हो चुका है। ऐसे जब डिमांड खत्म हो जाएगा, जब दाम घट जाएंगे उसके, तो इसका मतलब मंदा चल रहा है, कोई खरीदने आने वाला नहीं है बिल्कुल भी। अपना सामान न बैठे रहो, सबके यहाँ की आलू, टमाटर, प्याज, कद्दू, बैंगनी सब रखा हुआ, तो जरूरत ही किसी आएगी खरीदने की, सही बात है। इसका मतलब लोग ना इसे छोड़कर शायद चाइनीज फूड पर चले गए हों। भारत की जो सामान खरीदना नहीं चाहते, चाइना कुछ ऐसा सामान बना रहा हो, इसका मतलब क्या? मंदी आ चुकी। क्या बोल रहे? तो मंदी आ चुकी। मंदी आने के बहुत सारे, अच्छा मंदी आने का प्रभाव देखो क्या क्या हो। एक तो जो कार्य करने वाले मजदूर हो, बेचारे बेरोजगार हो जाते हैं। आज समझ में, बहुत लोग बेरोजगारी बढ़ती जब मंदी आती है, बहुत लोगों के घर, बैंक, ये सब डूब जाते हैं। तो देश की ना हर क्षेत्र के अंदर फर्क पड़ता, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में फर्क पड़ता हो। तीनों के तीनों जो सेक्टर हो ना देश के अंदर, 3 बड़े सेक्टर हो, तीनों के तीनों क्षेत्र प्रभावित होते हैं जब मंदी आती है किसी देश में, और बहुत बुरे तरीके से। और जो खासकर ना जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र वो बहुत बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हो, वहां सब अधिकांश लोग बेरोजगार हो जाते हैं जब मंदी आती है। अब पता लग चुका। अब जो जापान के अंदर जितने, जापान छोटा सा देश है, जापान के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाया जा रहा है ना, उसकी 40% कंज्यूमिंग, खपत अमेरिका के अंदर होगी। सोच सकते हो तुम, अगर अमेरिका ने कह दिया कि जाओ हम नहीं लेना तुम्हारा सामान, तो सोचो तुम जापान वालों के दिल पर क्या बीतती।
सोचो, एक बार सोचो, जापान वालों ने, जब अमेरिका वालों ने मना कर दिया कि कहा जाओ हम नहीं कर रहे तुम्हारा टीवी, हम नहीं खरीदना तुम्हारा सोनी का टीवी, सोनी जापानी कंपनी है, आया समझ लो। हमने कहा हम नहीं खरीदना, जाओ तुम्हारा भागो याद उठा कर अपने टीवी को उठाओ, हमारे देश में सबके पास टीवी हो चुका है, हमें चाहिए तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स, हम नहीं खरीदी तुम्हारी घड़ी, भागो याद उठा कर। समझे ना तुम? 7,000 की घड़ी उन्होंने मना कर दिया, तो सोचो इनकी दिल पर क्या बीतती होगी, दिल पर क्या बीतती होगी। इनका ना अस्तित्व खतरे में जाने वाला, अस्तित्व अस्तित्व सही बात है। इसका मतलब 40% कंज्यूम होगी, सोचो तुम इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की, इतना ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बना जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट जो बनाए जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया जा रहा है, उनकी कंज्यूमिंग, उनकी खपत अमेरिका के अंदर हो रही है। मैं बताना चाह रहा हूं, ये देश अपने सर्वाइवल के लिए अमेरिका पर निर्भर है। ये देश अगर सर्वाइव करना चाहता है ना, ये किस पर निर्भर है? अगर अमेरिका हाल बुरा होगा ना, तो इसका हाल ऑटोमेटिक बुरा होने वाला, असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगर यहाँ मंदी आई, यहाँ के लोगों के पास पैसे ही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण खरीदने के लिए, शांति से वैसे हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए, तो काहे के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण? सही बात है, पैसा ही नहीं है इनके पास, तो समझ बात है, जिनके पास पैसा नहीं होगा तो ये डिमांड नहीं करने का, डिमांड नहीं करने का, इसका मतलब इसके साथ इसका ट्रेड रुक जाने वाला। एक देश का नाम और बताता हूँ, दूसरा उसका नाम है EU। क्या नाम है? EU, यूरोपियन यूनियन। इसके साथ भी यही समस्या। ये ज्यादा तो बड़े देश है, 7-8 करोड़ की जनसंख्या, जर्मनी फ्रांस, इसकी 7-8 करोड़ जनसंख्या, छोटे छोटे 8-8 करोड़ की जनसंख्या वाले देश। भारत की 2011 की जनगणना के मुताबिक 125 करोड़, 121.09 करोड़ हम 2011 के मुताबिक। अब गूगल मीटर के अनुसार 136 करोड़ दिखाता, ऐसा सही आंकड़ा 140 करोड़ के आसपास लगभग। समझ में आया बात? इतना बड़ा बाजार, इतना बड़ा बाजार, ये कुछ नहीं है, बच्चे देश हमारे सामने। कैसे बच्चे देश हमारे पास? बच्चे देश नहीं है, बच्चे चूजे हमारे सामने। शिशु तो शिशु हो, शेष अवस्था में शिशु तो वो जो बाहर आ गया, और शेष वो जो अभी अंदर ही कार्य प्रक्रिया चल रही हो। समझ में? इधर देख इसका मतलब क्या हो? EU, यूरोपियन यूनियन, इसके साथ भी यही समस्या। ठीक, इसका जो ट्रेड होते होंगे, ये कुछ ऐसी बहुत सारी वस्तु बनाई जा, जैसे यूरोप के अंदर बहुत सारे देशों के अंदर ऐसे फल पैदा हो जिनकी कंज्यूमिंग अमेरिका के अंदर हो, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं, या अमेरिका के अंदर से कुछ इसका ट्रेड इसके साथ भी होता होगा। ट्रेड का मतलब व्यापार, लेन देन होता होगा, इसके साथ होता होगा नहीं होता होगा। ठीक है, इस पर निर्भर है पूरी तरह, चाह कभी इससे मुंह नहीं मोड़ सकता। आज तो वैश्वीकरण का युग है, सही बात। ये जमाना चला गया कि संरक्षणवादी की नीति अपनाओ तुम, कि हमारा खुद का देश है, तुम जाओ बाहर। इंदिरा गांधी थोड़ा यहाँ से गेट बंद करके बैठी हुई, जो कह रही नहीं मेरा घर, कोई आने की इसमें खिड़की को झांकने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी का टाइम था नहीं क्या? वो तो कहती स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। ये 1991 का जो आर्थिक संकट है ना, इंदिरा गांधी उसमें एक मुख्य रोल है। समझने की बात है, जिसने स्वदेश को प्रमोट करा, तो इस स्वदेश को प्रमोट करने का नतीजा था भारत की स्थिति इतनी खराब हुई। मैं ना तुम्हें ना अमेरिका की वो हालत बताता हूँ। चलो भारत के लिए पास तो 13 दिन के लिए भी पर्याप्त था। अमेरिका की 2011 में हालत ऐसी आई, उसके लिए उसकी हालत इतनी वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, उसके पास जो रिजर्व था ना, विदेशी मुद्रा भंडार, वो केवल 7 दिन के लिए पर्याप्त था 2011 में। यस, मंदी आई थी 2008 की, और 2011 में जो उसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी उसकी। कैसे बाहर निकाला उन्होंने? कैसे बाहर निकाला बताऊंगा मैं, देख लो। यहाँ बताओ ये EU है, इसके साथ भी यही समस्या। छोटे छोटे देश, इतने छोटे छोटे देश, लेकिन प्रोडक्शन इनका इतना जबरदस्त है ना, इनका जो प्रोडक्शन उत्पादन है इनके यहाँ से, हमारे यहाँ उत्पादन नहीं है, और लेकिन इनका यहाँ उत्पादन तो है इनके यहाँ। तो इनके यहाँ उत्पादन करते हैं, ये मोबाइल फोन बनाते हैं, इस तरह का बनाया मोबाइल फोन है ना। जब इनके पास मोबाइल फोन, बहुत जबरदस्त मात्रा मोबाइल फोन, सबके पास मोबाइल फोन है, तो फिर मोबाइल फोन का तो डिमांड खत्म हो जाने वाला। 7-8 करोड़ की जनसंख्या थी, और मोबाइल बना रहे एक दिन में 8-10 करोड़। इसका मतलब इन्हें तो कुछ और चाहिए। क्या चाहिए ना? डिमांड। इनकी समस्या डिमांड की है, इनकी भी समस्या डिमांड की है, हमारी सप्लाई की है। और ये सारी डिमांड, अब इनकी नजर किसकी तरफ होगी जरा बताओ, किसकी तरफ होगी? इनकी जनसंख्या किसकी चलता है? अब देखो जनसंख्या, नई नई तकनीक चला रहे, बच्चे पैदा करो, जबरदस्ती पैदा करवा रहे बच्चों को, आज नई नई टेक्नोलॉजी पैदा कर रहे हैं। जब इन बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं ना, तो टेक्नोलॉजी पैदा कर रहे हैं। मैंने कहा भारत में हो, टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है तुम क्यों टेंशन ले रहे? मतलब इतना बुरा हाल है ना यहाँ से। इनके यहाँ ना जो अबॉर्शन के केस हो, हेलो, इनके यहाँ जो अबॉर्शन के केस हो ना, वो 0 हो। कितने?
जीरो। और भारत में आंकड़ा लगाओ ना, इतने इनके यहाँ पैदा नहीं होते जितने हमारे यहाँ अबॉर्शन के केस हो। सोच सकते हो, इतना इतना बुरा हाल है। इनकी तुलना करो ना हम देशों के साथ, इतने हमारे यहाँ जो अबॉर्शन हो ना, इनका इनके यहाँ इनका जन्म दर नहीं है इतनी हमारे यहाँ अबॉर्शन की दर है। ठीक, देखो भारत के लोगों की कितनी तमीज है। भारत के लोगों को ना 1971-72 में इकोनॉमिक्स आती थी, तब तुम्हारी जनसंख्या बढ़ रही। चलो जाओ दूसरे नंबर पर जाओ। जापान हो गया, अब चाइना। अब आधे लोग सोचते होंगे चाइना में क्या जरूरत है जी, चाइना के पास तो कोई समस्या ही नहीं है, चाइना क्या जरूरत पड़ रही है, चाइना तो जनसंख्या उसके पास डिमांड की क्या कमी। चलो मान ले जापान की जनसंख्या कम है, वो प्रोडक्शन कर रहा कि नहीं कर रहा, उसके पास डिमांड की कमी, उसका 40% कंज्यूमिंग वहां हो रही। इसके साथ यूरोप के अंदर ये भी छोटे छोटे देश है, इसके पास डिमांड की कमी। अब आपको तो पता चाइना की जनसंख्या हमारे से ज्यादा 144 करोड़ इसकी जनसंख्या। हाँ 144 करोड़, वो तो हमारे से भी ज्यादा। तो इसका मतलब इसकी समस्या तो डिमांड की होगी नहीं, तुम सोच लो तुम, ये तो हमारे से भी ज्यादा, तो इसकी समस्या डिमांड की होगी नहीं होगी। लेकिन नहीं, इसकी समस्या डिमांड की है। पूछो क्यों? उत्पादन तो ज्यादा है इसके अंदर ना, जो भारत चाइना के लोग घरेलू जो मार्केट है इसकी, उसके अंदर इसकी डिमांड नहीं है। चाइना के लोग ना चाइना का सामान नहीं खरीदते, समझ में बात है? चाइना के लोग चाइना का सामान नहीं खरीदते, समझ में आया बात? या चाइना के लोग क्यों कहते हैं घर में मिठाई की दुकान हो तो घर वालों को मिठाई पसंद नहीं आती। सही बात, चाइना के लोगों का चाइना पे विश्वास खत्म हो चुका है। यानी चाइना के अंदर बनने वाली जो वस्तु है ना, चाइना के अंदर जो बनने वाली वस्तु है, उनकी डिमांड घरेलू जो खपत है चाइना के अंदर उसमें बहुत कमजोर है। इसलिए चाइना के बारे में एक बात छवि का कहा जाता है कि चाइना का ना उसकी खुद की मार्केट में उसका विश्वास नहीं है। अगर किसका खुद की मार्केट में विश्वास खत्म हो जाना तो फिर बाहर वाले क्या विश्वास करेंगे। आज भी हम ना एक ही बात को, इसका मतलब जब मार्केट में जाते हैं ना कहते हैं तो चाइनीज वस्तु है, चाइनीज का मतलब हम नकली तो लगाते हैं, ऐसा समझो। खरीदते बाद में कहते हैं चाइनीज वस्तु है, चाहे उसके प्योरिटी हो, इसका मतलब हमारे यहाँ चाइनीज नकली, इसका मतलब अभी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसकी खुद की मार्केट में डिमांड खत्म है उसका। सही बात है, जो अपने घर में अपना सामान नहीं बेच पाया वो दूसरे घर में क्या बेचेगा? जिसकी अपने घर में खुद की इज्जत ना रही वो बाहर की क्या उसकी क्या इज्जत होगी? बात समझ में आया? ठीक, तो ये चाइना का हालत, तो चाइना की भी यही समस्या। सही बात। अब चाइना सुन लो, चाइना का अमेरिका के साथ बहुत बड़ा ट्रेड हो, व्यापार। अब इस मामले में देखता हूँ ना, जब कुछ लोगों को बात करते देखता हूँ चौराहे पे खड़े हुए, कहते हैं चाइना का भारत की उसकी अमेरिका के साथ ये लड़ाई बजने वाली। कितने महामूर्ख लोग हमें, सही बात या ऐसे लगन नहीं पढ़ते तो ज्यादा बेहतर थे। सही बात या चाइना के साथ अमेरिका लड़ाई बज नहीं सकती। देखो क्यों नहीं बज सकती चाइना के साथ अमेरिका लड़ाई? अरे भाई, अब जो लड़ाई होती है ना वो आर्थिक फ्रंट पर होती है, इकोनॉमिक फ्रंट पर लड़ाई हो। ये लिखा हुआ यूएसए, ये यूएसए हमारा, ये हमारा चाइना इधर। अभी तुम बताया मैंने हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, इसका भी वही हाल। ये चाइना हमारा, तो इसका तो प्रोडक्शन ही जबरदस्त है, समझ में बात है? और यहाँ के लोगों पे से, क्योंकि हर इंसान यहाँ प्रोडक्शन करने वाला, उसकी सोच प्रोडक्टिव है। सही बात है, ऐसे लगा कंपनी अधिनियम के तहत ही पैदा हुआ हो। ये क्या है? यूएसए। ये क्या होगा? चाइना हुआ। तो जो यूएसए होगा ये चाइना होगा। तो यूएस, सुन लो ध्यान लगा, यूएसए हुआ ये चाइना हुआ। तुम्हें चाइनीज, जब भी चाइनीज लोगों का नाम सुनो ना तो मेरे दिमाग में प्रोडक्टिविटी चलो तुरंत, मतलब कितना उत्पादन करते होंगे। यही चीज सोच कि 10 का 20 कैसे बनाया जा, समझ आई बात है? अब भारत के बता क्या सोच 100 नहीं 10,000 का 10 कैसे बनाया जा, समझ आई बात है? ये भारत के लोगों की सोच है। तो यूएसए होगा, ये क्या होगा? चाइना होगा। यूएसए ना, हेलो सुन लो ना, यूएसए ना, यूएसए जैसे सामान भेजता होगा, यूएसए जैसे सामान भेजता 125 बिलियन डॉलर का, 125 बिलियन डॉलर मेरे पास पुराना आंकड़ा है, लगभग 125 बिलियन डॉलर का। हेलो, 125 बिलियन डॉलर का सामान बना के बेचता है सर ये चाइना, 125 बिलियन डॉलर। तुम अब समझ में, अभी नहीं समझ में आया, अगर अगली लाइन बताऊंगा उसको और अच्छा समझ में आएगा। चाइना वाले ना इस 475 बिलियन डॉलर का सामान बना के बेचते हैं। अब सोच लो कि ये अमेरिका ना चाइना पर कितना निर्भर है। आज पूरी दुनिया चाइना की, देखो कितना 475 बिलियन डॉलर का ट्रेड, इसका इनकी वस्तु यहाँ खपत हो रही है अमेरिका के अंदर 475 बिलियन डॉलर का। समझ नहीं बात है? ये नहीं दिया था, इसका मतलब पूरे के पूरे जो अमेरिका के अंदर रहने वाले लोग है ना, सारे के सारे चाइनीज वस्तु का उपयोग कर रहे। इतना ही नहीं, ये जो चाइना, ये इंडिया आया समझ में, इंडिया इसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। जितनी भी वस्तु कंज्यूम हो रही है ना भारत के साथ, मेरे पास प्योर आंकड़ा नहीं है, कोरोना के बाद सारे आंकड़े बदल गए।
सही बात, तुम घर जाकर देख लेना कि इसके बाद इसके हाँ ना चाइना वालों को भारत के साथ कितने का ट्रेड है, कितने मिलियन का, सही डाटा लिखना अपने अंदर। सही बात है, उस डाटा को तुम यूज भी करते हो कि चाइना की जो वस्तु है ना उनका कितने मिलियन की इनके बीच में कितने का ट्रेड हुआ, कितना हमने बेचा। बस मुझे इतना पता कि हमें यहाँ से बहुत कम सामान खरीद, हमें इनके यहाँ तो हम बहुत ज्यादा मात्रा में सामान खरीदते हैं और बहुत कम बेचते हैं। समझ बात है। ये इतना ही नहीं, ये चाइनीज लोग आज पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां इनके सामान वस्तुओं की डिमांड नहीं है। समझ आई बात है, जहां इनकी वस्तुओं की डिमांड नहीं है। बात समझ में आया? ठीक। तो जो चाइना ना पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश था जब लॉकडाउन लगा हुआ था उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा था, अमेरिका का भी घट रहा था। एकमात्र ऐसा देश था चाइना। तो आज पूरी दुनिया में चाइनीज लोग फैले गए। सही बात है। और मैंने कई बार बताया, तुम चाहे कितना भी विरोध कर लो, ठीक, ये कभी भी ना अमेरिका अपने आप को बर्बाद नहीं करने का। 475 बिलियन डॉलर, इसका मतलब अमेरिका के अंदर तुरंत मंदी आ जाने वाली है। और जब अमेरिका के अंदर मंदी आ गई ना तो असर पता कहां पड़ेगा? जापान बर्बाद हो जाने वाला। और जापान गया, यूरोप का मार्केट भी गया, यूरोप गया, चाइना वाला भी गया, पूरा का पूरा मार्केट। चाइना गया तो फिर भारत है ना, इंडिया का जबरदस्त इसके साथ जबरदस्त ट्रेड। दूसरे नंबर का ट्रेड चाइना के बाद अमेरिका के साथ हो भारत का। ट्रेड का मतलब लेन देन, व्यापार जिसे बोलते हैं। समझ नहीं बात है? लेन देन जो हो, पहले नंबर पर चाइना के साथ भारत का और दूसरे नंबर पर अमेरिका के साथ। इसका मतलब भारत भी गया। भारत भी गया। क्यों गया? क्योंकि अमेरिका के अंदर मंदी आई। किसके अंदर मंदी आई? इतनी बात बताओ, समझ। मुझे बस एक ही बात बता दो, क्यों बता दो, अगर अमेरिका के अंदर मंदी आई तो इन देशों पर प्रभाव पड़ेगा नहीं? जापान पर, यूरोप पर, चाइना पर, यूएस, उसके बाद चाइना पर। समझ बात है? तो लगभग पूरी अर्थव्यवस्था ना, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। नहीं चरमरा जाएगी? कब चरमरा जाएगी? अगर अमेरिका के अंदर क्या आ गई? मंदी आ गई। अगर अमेरिका के अंदर ना रिसेशन आया, अगर अमेरिका के अंदर रिसेशन आया, रिसेशन का मतलब मंदी हो। सही बात है। ठीक। इसका मतलब अच्छा मंदी एक हो, सूक्ष्म मंदी हो, बाद में समझाएंगे। अगर अमेरिका के अंदर मंदी आई तो इन देशों पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि इस पर निर्भर है। समझ आई बात? अगर मैं 10 दिन के लिए बीमार पड़ेगा तो तुम्हारी जो पढ़ाई है उसमें फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? सही बात है। तो तुम तरह तरह का तुम निगेटिव विचार आएंगे तुम्हारे दिमाग में। ऐसे लगेगा IAS तो बनने लिए तो ऐसा लगेगा कि होमगार्ड भी बनने लायक नहीं है शायद। सही बात है। दूसरी बात, निगेटिव विचार तो तुमने आपको घेर लोगे, तरह तरह के दिमाग में नए नए फेनोमेना बनाया हुआ। समझ बात है। 8 बार पीछे कॉपी पे जाकर IAS लिखोगे और 16 बार काट दोगे। समझ में? तो ये बात बताओ, समझ भाई नहीं आई? क्या चल रहा है? बस यहाँ तक ये सारा कॉन्सेप्ट बताने का था। तो फिर ये क्या करते होंगे लोग? ये जो जापान वाले लोग, ये EU वाले लोग, ये चाइना वाले और USA वाले भी, इनकी सबकी निगाहें ना इसकी तरफ इंडिया की। आने वाले टाइम पर ना इनका भविष्य यही है। इसका मतलब आज के बाद कोई भी देश ऐसा, पाकिस्तान को छोड़ दो, इनका तो कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा कोई भी देश नहीं है जो हमारे साथ लड़ाई कर सकता। क्यों? उनके यहाँ सामान इतना बनाया जा रहा है ना, उनकी सबकी जो कंज्यूम है, जब इनके इसके साथ रिलेशन खराब हो जाए ना, फिर जो जापान आवा हमारी तरफ रोता हुआ, भाई बात प्रॉफिट की नहीं है, जापान कहता है भाई बात प्रॉफिट की नहीं है, लाभ हो रहा है नहीं हो रहा, बहुत स्टॉक पड़ा हुआ, कंज्यूम कर लो। तो हम पता क्या कहते हैं? अरे भाई हमारे यहाँ तो इतना डिमांड है, हमारे यहाँ तो FBOLX बनने हुए, पुरानी वस्तु को बेचने का सामान बनाया है हमारे यहाँ। और पुरानी वस्तु बेचना खरीदना सोच सकते हो तुम? चोर बाजार में जाते हैं लोग, ऐसे बाजार कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ। जब मैं मार्केट की तरफ चलता हूँ ना, जैसे दिल्ली से शहर की तरफ निकलता हूँ, तो मैं ये चीज देखता हूँ, यार इतना सब, कोई ठेला लगा के बेच रहा है, कोई ये वाला बाजार, कोई संडे की मार्केट, कोई दोपहर की मार्केट, कोई शाम की मार्केट, सब कोई कुछ ना कुछ बेच रहा, सब बिक रहा। इतना बड़ा बाजार है भारत के अंदर। इतनी बात बताओ समझ में आई? बस इतनी बात बता दो। हेलो, जरा इतनी बात बता दो मुझे। ये बताओ, अगर अमेरिका में मंदी आई तो जापान में मंदी आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? हेलो, अगर अमेरिका में मंदी आई ना तो जापान बर्बाद हो जाने वाला, यूरोप बर्बाद हो जाने वाला, ये भी बर्बाद हो जाने वाला, सब बर्बाद हो जाने वाला, इंडिया भी बर्बाद हो जाने वाला।
क्योंकि इनके साथ निर्भर है ना बच्चा। अब वैश्वीकरण का युग, अब वैश्वीकरण को ना आए 30 साल, 32 साल चल रहा, 1991 में था, 30-31 साल चल रहा, 31 साल चल रहा, 30 साल बीत चुके। सही बात है, वैश्वीकरण बहुत पुराना हो चुका। अब धीरे धीरे अब वो यंगेस्ट अवस्था पार कर चुका, यंगेस्ट अवस्था जब पार कर चुका और वैश्वीकरण बहुत समझदार होगा बच्चा। भारत में आया था 1991 में, कब आया था वो? सही बात है, कुछ दिन बाद जब 4-5 साल बीत जाएंगे तो उसके सिर के बाल धोलते दिखाई देंगे तुम्हें वैश्वीकरण के। सही बात है, वैश्वीकरण आया, वैश्वीकरण आया, वैश्वीकरण आया, बहुत कुछ बदल दिया वैश्वीकरण ने। सही बात है, तुम्हारी सोच आधुनिक मॉडल की कर दी। तो ये वैश्वीकरण की तो देन ना, आज तुम यहाँ बैठे पढ़ रहे, ये सब वैश्वीकरण की देन ना। अगर वैश्वीकरण से पहले तो कोई महिला इस तरह बैठ कर पढ़ नहीं सकती, और अकेले पुरुष के पास तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकती। समझ में आया बात है? ये विशेष तौर पर देखा ना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें। जब वैश्वीकरण अपनी, मैं अपना पर्सनली बीती बताता हूँ, जब वैश्वीकरण अपनी मध्यवस्था में था ना, मध्यवस्था यानी उसकी 15 साल के आसपास उम्र रही होगी, तो 15 घटाओ इसमें तो कितना बैठा रहता है? तो कितना बैठा? 1991 का 15 जोड़ो, 1991 15 में 15 जोड़ दो, 5 बैठेगा, थोड़ा 5 और जोड़ जवान कर दो, 5 और जोड़ दो, 10-11। मेरी दादी इस टाइम पे जिंदा थी, जब मेरी दादी जिंदा थी ना, जब मैं बैठ कर पढ़ता था तो पता है की बात बोलती थी, कोई लड़की बैठ गई मेरे पास, अगर क्या कर रही, खड़ी हो। नहीं, वैश्वीकरण भी तो पैर पसार ही रहा था। सही बात है, वैश्वीकरण पैर पसार ही रहा था, वैश्वीकरण मैच्योर नहीं आता पूरी तरह, 17-18 साल का था। मैंने कहा दादी वैश्वीकरण 17-18 साल का भी रहने दो। तो जब वैश्वीकरण की तो सोचो, आज कोई किसी के पास बैठ जा, घर में कोई लड़का किसी लड़की के पास बैठ जा, कोई कुछ नहीं कहता घर वाले। तो भाई पहले नहीं आता, मेरे टाइम पे नहीं आता। जब मैं बैठ के पढ़ता था ना, कोई लड़की आई ना आसपास पड़ोस की, पड़ोस में हमारे अलावा 2-3 लड़कियां हैं, इनकी शादी होकर चले गई, मेरी दादी बताया दिन खड़ी हो। क्या करने आई, काम क्या था तुझे, चल निकल यहाँ। तो मुझे समझ आता मेरी दादी यार सही कहती थी, सही बात है। और पता क्या करती थी, उसे बाहर तक गेट तक ना हाथ पकड़ के छोड़ कर आती थी। सोच सकते तो इसका मतलब वैश्वीकरण नहीं आता, क्योंकि उनकी सोच अव्वल नहीं आती ना अभी। समझ में आई बात है, उनकी सोच अव्वल नहीं आती इसलिए। ठीक, इधर देख लो, इधर जब वैश्वीकरण में मैच्योर अवस्था में आया, ठीक, तो जो वैश्वीकरण में मैच्योर अवस्था में आया, तो फिर तो जो घुमक्कड़ तरीका था जो बदलाव हुआ। सही बात है, फिर तो दादी भी वहीं घूम रही, समझ नहीं बात है, बाबा भी वहीं घूम रहे साइड में, कोई मतलब ही नहीं है किसी को। इसका मतलब वैश्वीकरण में पैर पसार चुका। अच्छा, मैंने ग्रुप में कहानी भेजी थी, बूढ़ी काकी वाली, पढ़ी थी ना? बूढ़ी काकी वाली पढ़ी थी, कितनी मस्त कहानी थी। एक बहन ने भेजी थी कल, ईदगाह वाली। उसमें भी पहले तो कक्षा, उसमें भी कक्षा 6-7 में कहानी। चलो आ जाओ, बस ये बताओ, अगर अमेरिका के अंदर मंदी आई तो ये देश प्रभावित होंगे नहीं होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था ना इस पर निर्भर है। अब मुझे जरा एक बात बता दो, जितने भी देश हैं हमारे पास मौजूद हैं, इनका जितने देश हो, इनके अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा, उत्पादन हो रहा, इन देशों के अंदर जो उत्पादन हो रहा, वो जो उत्पादन हो रहा ना, उस उत्पादन को अगर तुम कहीं उपभोग करना चाहते हो, कहीं कंज्यूम करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? देश के अंदर मंदी आया हुआ, इनका प्रोडक्शन लगातार बढ़ता चला जा रहा। तो एक नया वर्ड दे रहा हूँ, ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से, बार बार पेपर में आने वाला, यहाँ तो सवाल पूछा गया, हटा लो ये सब। नया डाटा सर्च करके लिख लेना, किसका कितने से ट्रेड। आज तुम अगर जाके सर्च करना, अमेरिका का कितने रुपए का ट्रेड, और जापान के साथ कितने का ट्रेड, और चाइना के साथ कितने का ट्रेड, यहाँ तो लगा ऑस्ट्रेलिया के साथ कितने का ट्रेड हमारा, कितना हम तो ले रहे हैं, कितना हम दे रहे हैं। ठीक, आ जाओ जरो। नंबर फर्स्ट क्या नाम था भाई? जापान। ये कौन है सबका बाबा? यूएसए। ये भी तो प्रोडक्शन करता होगा। भारत के अंदर इसकी वस्तु की खपत होती है, इनकी समस्या खतरनाक है। दूसरे नंबर पर जाओ, क्या बताया था? ईयू, यूरोपीय यूनियन, इनका तो अस्तित्व समाप्त होने वाला। तीसरे नंबर पर जाओ, मैम बाद में बता लो, कहीं नहीं जा रहे हैं। तीसरे नंबर पर जाओ, चाइना। सब लोग सोचते हैं चाइना के अंदर
चाइना का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। इसकी भी वही प्रॉब्लम है, इसकी भी, इनकी भी। चाइना की प्रॉब्लम है यहाँ, उसका अंदर जो डिमांड है ना, उसकी घरेलू मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है। समझ में बात है? यानी जो डोमेस्टिक फ्रंट है ना, उसको बहुत कमजोर है, एक्सटर्नल फ्रंट पर मजबूत है। अब भारत क्या है? भारत ना हर जगह कमजोर है। ये हमारा यूएसए, ये हमारा जापान, ये रहा हमारा ईयू, ये रहा हमारा चाइना। जापान, ईयू, चाइना, ये तीन के तीन देश जो हमारे पास मौजूद है, इन तीनों के पास ना, तीनों के पास, इसे भी मिला लो साथ में, क्या जा रहा है? इन तीनों के पास ना एक ही समस्या, पता किसकी? डिमांड की। इसका मतलब यहाँ ना सरप्लस की स्थिति पैदा हो जाएगी, सरप्लस। सरप्लस की स्थिति पैदा होगी। इस तो दूसरी भाषा बोलते हैं अधिशेष, अधिशेष, ये समस्या आ जाएगी। और कहा जाता, पता क्या कहता? तो कहता किसी देश के अंदर कमी हो जा वो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन किसी देश में अधिकता ना हो किसी चीज की, सामान की, वो ना उसके अस्तित्व को ही मिटा के रख देगा। क्या कर देगा? समझ में आया बात? दोबारा फिर समझ लो। मैंने कहा अगर किसी देश के पास कमी ना तो फिर ज्यादा बेहतर है, लेकिन किसी चीज के पास अधिक ना हो। दूसरी भाषा पर किसी इंसान के पास पैसे की कमी ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, संघर्ष को तो करता रहेगा उसके लिए। जिसके पास पैसा अधिक हो जाएगा ना, तो वही बात क्या कहते हैं, पैसा और जो पेट है ना, इन दोनों को हमेशा लिमिट में रखना चाहिए। पैसा हो पेट है, इन दोनों को लिमिट में रखना चाहिए, ये कभी भी बढ़ जाते हैं। समझ में आया बात क्या? सुन लो ध्यान लगाएगा, तो सुन लो ध्यान से। उसके बाद सुनो 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 सुनो, तो जो सरप्लस हो ना, सरप्लस हो, अधिशेष हो, वो ना किसी देश के अस्तित्व को ही मिटा देगा। क्या कर देगा? अगर वो उस देश के अंदर रहेगा ना, जरा सोचो, 40% इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण अगर जापान के अंदर रह जाने वाला है ना, तो इसका मतलब यूरोप इसने ना सामान लेने तो मना कर दिया, सामान लेने तो मना कर दिया ना, इसका मतलब यूरोप जो यूएसए के अंदर मंदी आई हुई थी, तो जापान प्रभावित होगा और जापान के अस्तित्व को समाप्त कर देगा। ये ईयू के जितने भी देश है ना, यूरोपीय यूनियन के, इनके अंदर इनकी भी यही समस्या, इनके पास प्रोडक्शन जबरदस्त मात्रा में अंदर मौजूद है, लेकिन डिमांड नहीं है। समझ में बात है? जब डिमांड नहीं है, चाइना की भी यही खास बात है, चाइना ने पूरी दुनिया पर आधिपत्य किया हुआ, हर इंसान चाइनीज गुड्स का उपयोग कर रहा है, हर इंसान चाइनीज गुड्स का उपयोग कर रहा है, चाइनीज वस्तु का उपयोग कर रहा है। समझ बात है? इनकी जो कमोडिटी है ना, उसकी कंज्यूम हर जगह, पूरी वर्ल्ड के अंदर इनकी गुड्स को कंज्यूम हो, इनकी वस्तुएं उपभोग की जाती है, चाइनीज वस्तु है। चलो, तो इनकी समस्या का, इनके यहाँ क्या है? अधिशेष। अब अधिशेष है ना, यहाँ सरप्लस है, सरप्लस। जब इनके यहाँ अधिशेष है ना, अभी कहीं जाने वाला, अभी पता कहाँ जाते हैं? ये आते हैं भारत के अंदर। किसके अंदर? जब इनके यहाँ अधिक मात्रा में बढ़ते चला जाए, अब बताओ क्या करेंगे? पता क्या करेंगे? अगर इन्होंने मार्कर बनाया ना, 10 रुपए का बनाया ना मार्कर, ये इनकी उत्पादन लागत, वस्तु की उत्पादन लागत, तो उसे कम दाम पर बेचेंगे बजाय, वो बस उठा लो कोई, बता इतने मजबूर हो जाना है सामान बेचने पर। मोबाइल फोन इतना सस्ता क्यों हुआ? पता लगा सस्ता क्यों हुआ? ये चाइना ना सरप्लस की स्थिति उत्पन्न होगी वहां। जब सरप्लस की स्थिति उत्पन्न होगी ना, उत्पादन लागत सभी ना बढ़िया फीचर डालकर उत्पादन लागत सभी कम में बेचा। अगर कंपनी में 7,000 का ही बनाया उन्होंने ना, अपना टैक्स भी नहीं जोड़ा, तो 2,000 कम करके 5,000 में बेचा ये मोबाइल फोन भारत के अंदर। इसे दूसरी भाषा में पता क्या कहते हैं? डंपिंग। डंप कर दिया, उठाकर। आसान भाषा में समझाता हूँ। दूसरा, जैसे मैं कहीं किराए पे रहता हूँ, मैं रहता हूँ यहाँ नेहरू स्टेडियम के पास रहता हूँ, रुड़की में रहता हूँ, रूम पर रहता हूँ। आज समझ में, मैंने कहा चलो मैं रहता हूँ, मेरे घर वाले के साथ लड़ाई बच गई और मैं वहीं रहता हूँ, मैं 2 साल से वहीं रह रहा हूँ। ठीक, जो मैं नेहरू विहार में रहता हूँ, तो 2 महीने तक मैंने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ, मकान मालिक को मैंने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ। उसने कहा किराया देना पड़ेगा, सामान पड़ा हुआ आपका यहाँ। सामान पड़ा हुआ, सामान रखना, किराया देना पड़ेगा। अच्छा, मैंने अपना सामान उठाया, हाँ जी, देखो अब इनकी यहाँ समस्या उत्पन्न हो चुकी। उस समस्या का नाम क्या है? इनकी यहाँ समस्या उत्पन्न हो चुकी, नाम क्या है उस समस्या का? अधिशेष। अब इनके यहाँ जो प्रोडक्शन उत्पन्न हुआ इनके यहाँ, उसका कहीं उपभोग होना चाहिए। किसकी तरफ नजर होगी?
हिंदुस्तान की तरफ। और ये ना, मैंने बताया तुम, अपनी वस्तु को ना, इनकी समस्या अब प्रॉफिट की नहीं है, अब इन्हें लाभ नहीं कमाना, इन्हें सर्वाइव करना। वो जो कंपनी ना बस वो चलती रहा वही बहुत है इनके लिए, नहीं तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाने वाला। अब इनकी समस्या ना लाभ की नहीं है, अब इनकी समस्या सर्वाइव की। सर्वाइव कैसे करेंगे, कंटिन्यूटी कैसे बनाकर रखेंगे, कंपनी चलती रहनी चाहिए। अब इनकी समस्या, अब इनका ध्यान लाभ पर नहीं है। कोई इंसान मोबाइल फोन बनाता होगा तो तुझे तो पहले लाभ चाहिए, ये लाभ लोग भूल जाने वाले, बस उठा लो, कम में उठा लो। 7,000 का मैंने कंपनी बनाया था, 5,000 में उठाओ। हुआ नहीं भारत के अंदर चाइनीज गुड्स का इस्तेमाल इस तरह, हुआ नहीं। तो ये तो खतरनाक बात है। इसे पता क्या होगा, भारत की जो कंपनी थी ना, भारतीय कंपनी थी, उनका नुकसान हो जाएगा। भारतीय कंपनी उस फीचर को बना के बेच दी 7,000 में, ये ले आई 4,000 में, उठा लो 4,000 में, 7,000 वाली के उन्होंने भारत का छोड़ दो, तो भारतीय कंपनी नुकसान होगा। तो जो भारत के जो लोग होंगे उन्हें भी नुकसान हो जाने वाला। तो भारत के जो घरेलू उद्योग धंधे चौपटने जाने वाले। इसका मतलब भारत के अंदर एक नई प्रकार की समस्या ले ली ये लोग ना, ये जो जिनकी समस्या अधिशेष वाली, ये भारत के अंदर डंपिंग करते, डंपिंग 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 करते। जैसे मैंने ना 2 महीने के लिए मैंने कहा वो किराया मांग रहा था मेरे 2 महीने का, तो मैंने अपने जो सामान उठाया अपने दोस्त के यहाँ डंप कर दिया, उठाकर रख दिया। सही बात है, उठाकर डंप कर दिया, सही बात है। उसके बाद मुझे किराया बच जाएगा, मेरा किराया बच जाएगा मेरा, ठीक। उस इसका मतलब डंप करने में मतलब एक स्थान से हटाकर बस फेंक दिया, सही बात, बस फेंक दिया। मुझे नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, फेंक देना इसका मतलब लाभ हानि कुछ नहीं देखना, बस जो कर दो, बस सर्वाइव की समस्या, लाभ नहीं चाहिए मुझे, अब तो बस मुझे सर्वाइव करना। तो इनकी समस्या सर्वाइव की। ये भारत के अंदर ना डंपिंग करते हैं, सामान को, वस्तु को फेंक देते हैं जबरदस्त मात्रा में और कम दामों के अंदर बेच देते हैं। इससे पता क्या होता, इससे जो भारत हो ना, भारत के जो घरेलू उद्योग धंधे हो, ये चौपट हो जाते हैं। भारत के घरेलू उद्योग धंधे चौपट हो जाते हैं। भारत के जो भी काम करने वाले श्रमिक हो ना बेचारे, ये मजदूर हो, इन्हें नुकसान पहुंचता। समझ बात है। भारत के अंदर जो काम करने वाले थे ना, पानी पतासे बेचने वाले थे, पानी पतासे बेचने गए रोड पर खड़े होगा, जब तक चाउमीन आई ना, इनका बेचारों का स्थिति भी खत्म होगा। आया समझ में, जब तक चाउमीन आई इनका स्थिति भी खत्म कर दिया। ठीक, चाइना से चल गई, डंपिंग कर दी उन्होंने। जब डंपिंग कर देंगे, यहाँ सस्ती हो जाएगी वो वस्तु आने के बाद, जब सस्ती हो जाएगी और सस्ती हो जाएगी, अब तुम सोच रहे हो तो भारत इनमें पैन नहीं लगा सकता, लगा सकता नहीं, ये तो एक प्रकार का इनलीगल काम हुआ, एक प्रकार का इनलीगल काम हुआ। नहीं, तुम्हारा क्या मानना, देखो उन्होंने तो भारत का पहला काम होना चाहिए अपने घरेलू उद्योग धंधों को संरक्षण देना चाहिए। आया समझ कि भाई तुम ये जो ठेला लगा कर बेच रहे हैं, गांव में सामान बेच रहे, तुम इनके धंधे की चौपट कर रहे, बाहर का कोई मजदूर आकर कम शीशे वाली दुकान में रखकर सामान बेच रहा और हम खरीदते जा रहे, सस्ते में बेच रहा, वो तो ये एक प्रकार से इनलीगल काम हुआ। नहीं है, कैसा काम हुआ है, बस तुमने तो देखो, जब तुम्हारा सामान नहीं बिक रहा था, तो तुम नाम पर भारत के अंदर ठाकर डंप कर दिया। तो इसका मतलब इनलीगल का मतलब ये गैर वैधानिक हुआ, नहीं हुआ, कैसा हुआ, ये फेयर की कैटेगरी मांगा ना, फेयर की कैटेगरी मांगा। और जो व्यापार देखने का काम हो, कौन सी संस्था का काम हो, व्यापार देखने का वैश्विक स्तर पर काम हो, किसका हो, WTO का। अब WTO तो पूछा जाएगा, तो WTO तो पूछा जाएगा कि जो भारत के अंदर ये डंपिंग होती है, भारत के अंदर क्या है, जितने विकासशील देश है इनके सबके अंदर डंपिंग होती है, ये कौन सी कैटेगरी मानता, तो WTO का भी यही कहना, अनफेयर की कैटेगरी मानता। इसका मतलब ये गैर वैधानिक, इसका मतलब ये होना नहीं चाहिए। समझ में आया बात है। अच्छा, तो WTO तो पूछा गया क्योंकि वो काम सब सारा WTO का तो हो, किसका हो, तो WTO ने बताया ये अनफेयर की कैटेगरी मानता। अनफेयर का मतलब गलत तरीके से किए गए व्यापार की श्रेणी में, गलत तरीके से किए गए व्यापार की श्रेणी में आता है, ऐसा WTO का कहना कि इस तरह की डंपिंग करना किसी देश के अंदर जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो और कम दाम पर, और भारत के घरेलू उद्योग धंधे चौपट हो जाते हैं, तो WTO ने इसके लिए ना एक नया नाम दिया। कह रहे तुम अपने घरेलू उद्योग धंधे बचाने ना, तो जो तुम्हारे सामान बेचने वाली कंपनी में, जहां तक जिस रास्ते सामान बेचने आ रही ना, अपने कस्टम अधिकारी को ही खड़े कर दो, जो IRS अधिकारी को होने, कस्टम अधिकारी हो, अधिकारी हो, इन अधिकारियों को ही खड़े कर दो, और खड़े करने के बाद इन्हें बोल लो तो रोको और टैक्स लगाओ उनकी कंपनी को, फिर देखो कैसे बेचेंगे और टैक्स दो। कह रहे मैं बताऊं उसका क्या नाम, WTO ने नाम भी बताया, कह रहे इसका इस टैक्स का नाम पता क्या रखोगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। हिंदी में लिखना है तुम, ऐसे लिख देना, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये टैक्स का नाम है, लगा दो, देखो कौन बेचेगा तुम्हारे, तुम समझ बात है। जब ज्यादा महंगा हो जाएगा, उसने कहा कितने का बेचा था मोबाइल फोन, कहने लगा ये मोबाइल फोन ना
7,000 का बेच रहा था, 7,000 का। मैंने कहा उन्होंने बना 5,000 का बेच रहा था, उन्होंने कहा बनाया कितने का था वहाँ, 7,000 का बनाया था, और यहाँ 5,000 का बेच रहा है। तो भारत, मैंने कहा यहाँ अपना कस्टम WTO कहता तुम गेट पे ना अपना कस्टम अधिकारी खड़ा करके रखो, जब भी भारत के अंदर सामान बेचने आगा ना, उसको जो टैक्स हो उसकी रेट बढ़ा दो, और जब रेट बढ़ा दोगे, ये मोबाइल जो 5,000 का बेचने आ रहा है, इतना टैक्स लगाओ, इतना टैक्स लगाओ, 1,000% का टैक्स लगा दो उसको। जब लगा दोगे, इसका मतलब 1,000% का टैक्स, ये 70,000 का पड़ जाएगा मोबाइल को बेचने ही जाने का, मैं तो अपने घर ही जा रहा है बस। सही बात, 70,000 कोई भारत में खरीदने का नहीं, खरीद लगा तो सही बात है। तो अपने कस्टम अधिकारी को बाहर खड़ा कर दिया इन्होंने, तो भाई गेट पर कि उनका ना एंटी डंपिंग ड्यूटी लो, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो WTO ने ये भी क्या रखा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी ले लेनी चाहिए। आया समझ में, जहां भी तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे यहाँ इस वस्तु की डंपिंग हुई तुम्हारे यहाँ इस वस्तु की डंपिंग हुई, तो उससे ना उस कंपनी से उस कंपनी के ऊपर ना एंटी डंपिंग ड्यूटी टैक्स लगा सको। फिर लेकिन यहाँ आरोप लगाते हैं विकसित देश, हमारे पर आरोप लगाते हैं, पता क्या कहते हैं विकसित देश, हम ये कहते हैं विकसित देश। फिर वैश्वीकरण का मतलब क्या? जब तुम हमारी वस्तुओं पर टैक्स लगा रहे हो तो 1991 से पहले जैसी स्थिति हो गया। तो अब यहाँ एक चीज से लेकर विवाद, WTO में WTO ने आज तक यूं नहीं बताया कि कौन सी वस्तु है जिन्हें एंटी डंपिंग ड्यूटी के तहत रखा जाना चाहिए, कौन सी वस्तु नहीं है। तो WTO में तुम सुधार के रिफॉर्म दे सको, सुधार करने के सजेशन दे सको। WTO को बार बार आरोप लगते रहे, ये सही संस्था नहीं है। समझ में आई बात? या WTO में ना वर्तमान समय में आज भी रिफॉर्म की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। WTO में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के अंदर। समझ में आया बात? या दूसरे तरीके से इनका क्या कहना, जो विकसित देश है ना, क्या कहना इनका, क्या कहना, इनसे पूछा गया, हाँ भाई तुम भारत के अंदर गए थे, जब सामान ले गए थे, तुम इतना सस्ता क्यों बेच कर रहे भाई, कि उनके घरेलू उद्योग धंधों की चौपट क्यों कर रहे तुम, उनके ठेले वालों को क्यों नुकसान पहुंचा रहे, उनकी मोबाइल फोन की जो कंपनियां मैक्रोमैक्स स्थिति में लाभार्थी हुए, उनका अस्तित्व तुमने क्यों समाप्त कर दिया? कहने लगा हमारा तो उत्पादन लागत इतनी कम, अपने आप ही कह रहे हैं हमारी उत्पादन लागत इतनी कम, हम इसे बनाते हैं इतना सस्ता बनाते हैं सर, और भारत के अंदर बेचते हैं जाकर, ये कहते हैं, इनका कहना है इतना सस्ता बनाते हैं और भारत के अंदर जाकर बेचते हैं। तो कहना तो उनका भी गलत नहीं है नहीं, उनका तो कहना मेरा सामान मैं कहीं भी जाकर बेचूं। समझ में आई बात? या तो उसकी बात इसे लेकर कंट्रोवर्सी बनी रहती है। इसका मतलब WTO को दोबारा रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो फिर बता क्या हुआ, इन्होंने क्या चाल खेल ली, इन्होंने चाल खेल ली। तो ये मामला ना इस तरह कर ना, जो विकसित देश है इन्होंने WTO के अंदर भारत पर आज भी 119 केस पेंडिंग है ऐसे एंटी डंपिंग ड्यूटी के, कि भारत ने भारत पर अभी कोरोना चल रहा था ना, पिछले 2-3 महीने पहले बात बता रहा हूँ, तुम 5 कंपनियों पर, आने वाली 5 कंपनियों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी टैक्स लगाया था, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी थी भारत के चाइना की कंपनियों पर। ज्यादातर हम चाइना के साथ गेम खेल रहे हो, ये हमारे पर आरोप लगा कर रखा है WTO में आरोप लगा कर रखा कि भारत ना एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता। समझ नहीं बात है? और एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब हैवी मात्रा में टैक्स लगा देगा। फिर जो वस्तुएं होंगी ना, जो बाहर से आ रही होगी वस्तुएं, विदेशी जो कंपनी होगी, वे बहुत महंगी हो जाएगी, और जब महंगी आ जाएगी भारत के लोग खरीदने के लिए। समझ नहीं बात है? जब भारत के लोग खरीदेंगे तो फिर भारत की वस्तु खरीदेंगे, तो भारत के घरेलू उद्योग धंधों को संरक्षण दे रहे हैं ऐसा कर। समझ में यही बात है? ऐसा करने के, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत के जो घरेलू उद्योग धंधे ना, उन्हें बचा जा सके, उन्हें संरक्षण दिया जा सके, उन्हें बचाव दिया जा सके। समझ में यही बात है? कोई प्रॉब्लम है? चलो इतना बता। तो WTO तो पूछा गया कि भाई बताओ फिर मामला क्या होना चाहिए। तो WTO के अंदर हमारे ऊपर आज इसे लेकर एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर 119 केस कर रखे पूरी दुनिया के लोगों ने, जिनके पास ये अधिशेष की समस्या। समझ ये बात है? और हम गलत नहीं है, हम 100% सही है। वे हमारे यहाँ वस्तु उठाकर डंप कर देते हैं, जिससे हमारे यहाँ ना कठिनाई पैदा हो जाती है। तो जो हमारे यहाँ दुकान पर जो लगा के बेचारे हाथ तो बना कर जो मजदूर सामान बेच रहे हैं, ये जो बड़ी बना के सामान बेच रहे हैं, बड़ी बेचारा इतनी मेहनत करेगा और पूरी टेबल तैयार करेगा, उसके हाथ में गुणवत्ता होगी और दमदार टेबल होगी में, और ये ले गए तो 2 मिनट में टेबल तैयार, इतना सा एक पैकेट निकाला, बटन दबाया, हवा भरी, टेबल तैयार। होते नहीं सही, तो लोग फिर उन्हें क्यों खरीद देंगे लोग? आज की जनरेशन वैसे ही एग्रेसिव, तो उससे कठिनाई पैदा हो जाए। फिर मार्केट में पता लगा ऐसी टेबल आ रही है, उनका ऐसे नहीं लेगा ये भैया, अब तो नई टेक्नोलॉजी की टेबल आ रही है, अब तो उसे क्यों लेगा रहा है, जो बड़ी के यहाँ की उसकी जरूरत ही नहीं है। होता नहीं इस तरह, लोग कहते हैं बस मार्केट में नई टेबल आई हुआ उसे लेकर आओ, अब तो अमेजन में मिल रही हुआ, अच्छा अमेजन में मिल रही हुआ, अच्छा मीशो पर भी आ गया, तो फ्लिपकार्ट पे आएगी, उस पर डिलीवरी चार्ज भी देने में, अच्छा घर ही आकर पैसे देने, ऐसे बात बताओ जा, बात बताओ समझ में नहीं आई। एंटी डंपिंग ड्यूटी किसे कहते हैं समझ में आया? एक और टैक्स हो, एक बोलते कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये भी टैक्स हो, ये हम पहले लगाते थे, लगाते हैं आज भी, बहुत कम लगाते हैं, कुछ कुछ वस्तुओं पर लगाते हैं। ये कस्टम ड्यूटी हो, कस्टम खड़े रहते हैं, जो UPSC का एग्जाम देकर जाते हैं ना, 24 पोस्ट हो उसमें UPSC के, उसमें देखिए यही हो कस्टम ड्यूटी वाली, ये जबरदस्त मात्रा में पैसा खींचे वहां खड़े हो, बहुत पैसा,
इससे बोल दो टेबल नंबर 5 महाराष्ट्र में बहुत फेमस था, नीचे को पैसा देते वहां। ये तो यूपीएससी वाले तुम ही हो, तुम यहीं बैठे हो जाओगे। समझ बात है, ये डंपिंग करने का। उसके बाद पता क्या होगा, फिर भी डंपिंग हो रही, क्यों हो रही? जो कस्टम अधिकारी होने, कस्टम अधिकारी हैं यूपीएससी वाले, ये बहुत घोटालेबाज हो। सही बात है, तो आधा पैसा इनकी जेब में चला जाओ, चल अंदर कर दो, क्या दिक्कत हो रही? इसमें सब मिल बांट कर खा लेते हैं, और भारत के अंदर डंपिंग होती है। उन्होंने जो अधिकारी हो वे अपना सेल्फी देख लेते हैं, और फिर सार्वजनिक हित बोल जाते हैं, भारत के आम लोगों के बारे में सोचते हैं। जब तो यूपीएससी तैयारी करता जा रही तुम, कल को जाकर यहाँ कस्टम अधिकारी बनने का मौका मिलेगा, तो वहां जाकर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे होंगे, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी नाम का कागजों दिखा देगा, लगा दिया तुमने, आज सामान अंदर भी चला गया सारा। समझ आई बात है? ठीक। लेकिन जब चेकिंग करना होगा ना, तुम चप्पल से इतना मारूंगा ना मैं, सारी एंटी डंपिंग ड्यूटी उतार दूंगा। बात समझ में? चलो, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी और ये कस्टम ड्यूटी हुई हमारी। जो कस्टम ड्यूटी हो ना, ये पहले लगा जाती है 1991 से पहले, तो हमारे यहाँ अनुमति नहीं आती है, अब नहीं आया बिल्कुल भी। क्यों? अगर हमने ऐसे कोई टैक्स कस्टम ड्यूटी लगाई ना, इसका मतलब वैश्वीकरण के नियम का साफ साफ उल्लंघन होगा। सही बात है। और जब इसका मतलब संरक्षणवाद को बढ़ावा दे रहे, प्रोटेक्शनिज्म जिसे बोलते हैं, और ये संरक्षणवाद में कठिनाई पैदा करता है हमारे लिए। आज की नीति संरक्षणवादी नहीं होनी चाहिए। इसलिए भारत को आरोप भी लगाया था कि भारत, मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे ये अभियान चलाकर ना वैश्वीकरण के नियमों और सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई। आलोचना कर रहे लोग इसकी। आत्मनिर्भर भारत जो अभियान चला है ना, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर, वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भर बन जाओगे तुम। ऐसा समझ। अगर मैं ये सोच लूँ ना कि मुझे किसी दुकान की जरूरत नहीं है, मुझे आसपास के पड़ोस से किसी की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने घर में बस सारा सामान बना लूंगा, किसी खेत खाद की मुझे कोई जरूरत नहीं है, नींबू भी मैंने खेत में उगा लूंगा, ऐसा समझ। चाय की पत्ती भी सब, किसी दुकान की जरूरत नहीं है, कर लूंगा मैं ऐसा। तो ये तो आत्मनिर्भर वाले बात है, यही तो होगी, ये तो आत्मनिर्भर भारत है। तो लोग आलोचना करते हैं, आलोचक किसकी आलोचना करते हैं? हेलो, आलोचक किसी की आलोचना करते हैं? आत्मनिर्भर भारत अभियान का ना ये एक नेगेटिव पॉइंट कि इससे कहीं ना कहीं संरक्षणवाद की, सही बात है, वैश्वीकरण के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई देती है, और संरक्षणवाद की खुशबू आती है इसके अंदर से। अरे हाथी लाल, बात समझ में आई? बात यहीं तक सीमित नहीं है ये ना, ये जो केस चले गए, हेलो, यहाँ तो सवाल पूछा है कि जो डब्ल्यूटीओ ना, ये डब्ल्यूटीओ वाला मामला जो 119 केस पेंडिंग कर रखे ना, इन्होंने जो विकसित देश हमारे हैं, ये विकसित देश है ना, ये बहुत बदतमीज है, इन्होंने हमारे पर केस कर दिया डब्ल्यूटीओ के अंदर। हेलो, डब्ल्यूटीओ के अंदर 119 केस के आसपास, इससे ज्यादा ही होंगे, घर जाकर सर्च करके देख लेना। समझ आई बात है? 119 केस के आसपास हमारे ऊपर इन्होंने डब्ल्यूटीओ में कर दिए। तो डब्ल्यूटीओ ने सोचा पता क्या करा? डब्ल्यूटीओ ने कहा ऐसा नहीं मामला पता चलने का, क्योंकि डब्ल्यूटीओ को तो यही नहीं पता कौन सी वस्तु को एंटी डंपिंग ड्यूटी के तहत रखा जाना चाहिए और कौन सी के नहीं थी। उसमें सब पारदर्शिता ही नहीं है। अब पारदर्शिता तो मैं पढ़ा रखा है मैंने, पारदर्शिता के बारे में तो जहाँ पारदर्शिता नहीं होने की वहां गुप्तता होगी। ऐसा समझ लो, जब गुप्ता होगी तो इसका मतलब वहां तो भ्रष्टाचार की तो संभावना बनी रहती है। भ्रष्टाचार, पूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार। देख तो लो डब्ल्यूटीओ क्या कहता है, कहता देखो हम ना, वैसे भारत वालों सुनो भाई, हम ना तुम्हारे लिए एक बोर्ड बना रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बोर्ड बना रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, अगर इस बोर्ड के अंदर ना कुछ मेंबर बैठेंगे, अगर ना तुम्हारा फैसला करेंगे, तुम चाइना के साथ, चाइना ने तुमको केस करा, वो जो केस करा ना, इसके अंदर बोर्ड बैठेगा, वो जो बोर्ड बैठेगा ना, वो तुम्हारा फैसला करेगा। इस बोर्ड के अंदर ना भारत ने सबका नुगारा नकार दिया। क्यों? एक भी व्यक्ति भारत का नहीं है इसमें। ये तो साइमन कमीशन की तरह होगा, ऐसा समझ। सही बात है, एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं आता, तो ये जबरदस्त मात्रा में विरोध करते हैं। अब भारत इसका विरोध करता है, एक्सेप्ट करता है सर, क्योंकि इसके अंदर ना बोर्ड, तुम सुनते लो, इस बोर्ड के में ही मेंबर थे जिनके यहाँ सरप्लस की स्थिति थी। इस बोर्ड के में ही सदस्य थे जिनके यहाँ सरप्लस की स्थिति थी। रखते भारत ने मना कर दिया, नकार दिया, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। भारत के अंदर जो अधिकारी में आए, अधिकारी तेरे जैसे बेवकूफ नहीं है। मैं समझ आई बात क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है अंदर, समझ में आया बात? ठीक, चलो। तो जो डब्ल्यूटीओ ना, डब्ल्यूटीओ के जो केस है, डब्ल्यूटीओ के अंदर आज भी केस पेंडिंग है, और पेंडिंग है ना, तो तुम्हारा क्या मानना? तो अब तुम भी डब्ल्यूटीओ की जो संस्था, डब्ल्यूटीओ जैसी संस्था, ये वैश्विक संस्था है हमारी, ये व्यापार करने वाली संस्था है। तो डब्ल्यूटीओ इससे बड़ी कोई संस्था नहीं है। वैश्विक स्तर पर जो ट्रेड को देखती है, व्यापार को देखती है, व्यापार से संबंधित जो भी विवाद हो जाने वाला है ना, वो डब्ल्यूटीओ के अंदर जाएगा। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 हुई थी। समझ में आया बात है?
अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जिंदा जो केस था ना, सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए इन्होंने, ये कह रहे हैं हम नहीं मानते सर। और उसके बाद 119 केस पेंडिंग है आज भी डब्ल्यूटीओ में, सुनवाई होती रहती है, हर 2 साल बाद इनकी मीटिंग हो, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल जिसे बोलते हैं। समझ में बात, तो मेरा आज तुमसे सिंसियरली रिक्वेस्ट है, आज डब्ल्यूटीओ के बारे में जाकर पढ़ना, जो पढ़ रखा हो जब भी पढ़ो जाकर, 2 वीडियो मैंने बना रखे इसके, दोनों देख लेना, हल्की हल्की नॉलेज हो जाती है, तो हमें सवाल पूछता रहता है, ठीक। लेकिन डब्ल्यूटीओ की जो प्रासंगिकता ना, उस पर सवाल बना हुआ, अब बन गया सवाल, देख लेना क्यों। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर जो सदस्य थे वे सारे के सारे उनके थे जिनके यहाँ जो विकसित देश और विकसित देशों की समस्या अधिशेष की। तो इसका मतलब वे किसके बारे में सोचते होंगे, वे विकसित देश के बारे में सोचते होंगे, इसलिए भारत ने उन्होंने नकार दिया। भारत ने कहा मैं ऐसे किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं मानता। समझ में आया बात है, इसके अंदर ना दोबारा रिफॉर्म करो, दोबारा क्या करो, ये तुम्हारा सजेशन होगा, तुमसे पूछेगा वो आईएएस का लेवल बहुत ऊपर है, या टेबल पे बैठा हुआ सामने ही अधिकारी बैठे रहे 4-5 इंटरव्यू बोर्ड के सामने तुम बैठे होंगे, तुमसे पूछेगा बताओ तुम किस चीज़ की अच्छा, क्या तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगे, जी मुझे ना इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगा था। तो पूछा तुमसे डब्ल्यूटीओ के बारे में तुम्हारा क्या कहना, क्या डब्ल्यूटीओ की रिलेवेंसी बनी हुई कि नहीं बनी हुई, इस तरह के इंग्लिश के वर्ड यूज़ करो। जी हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ या कहना चाहता हूँ कि जो डब्ल्यूटीओ ना उसकी प्रासंगिकता पर लगातार सवाल उठते रहे। ऐसा मानो उन्होंने, क्यों, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के अंदर ना कि जो ट्रेड होते हैं, व्यापार होते हैं, कि डब्ल्यूटीओ के अंदर जो ट्रेड हो, ये पॉइंट बताओगे आराम से, कि जो भारत के ऊपर ना एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर बहुत सारे केस किए गए, 100+ केस है, संख्या देने तो 100+ बता दो, थोड़ा नहीं 119 से बताना जरूरी, 100+ के आसपास केस भारत के ऊपर कर रखे। उसने कहा कर रखे तो फिर क्या हुआ, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि जो केस थे ना वे केस, उन केस की सुनवाई करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, उसके वही मेंबर थे जिनके यहाँ सरप्लस की स्थिति थी। इस डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता पर लगातार सवाल उठते रहते हैं। सही बात है कि डब्ल्यूटीओ के अंदर इतनी पारदर्शिता भी दी है, तो समझ जाएगा, ठीक ठाक पड़ी, समझ वाली बात, ये तो चाहिए अपना लेवल, ये जो तुम्हारा लेवल है ना, जो गांव की गलियों में बसा हुआ, उसे बाहर निकाल कर यहाँ इसका निर्माण यहाँ हो, इस क्लास में भाई उसे रीजनेबल था ना, उसे उसका वो शहरीकरण में परिवर्तित हो यहाँ का दिमाग। अभी तुम कहाँ घूम रहे, डब्ल्यूटीओ की मीटिंग में घूम रहे, समझ बात है, बैठे बैठे डब्ल्यूटीओ की मीटिंग में घूम रहे, अभी घर होते पता कहाँ घूम रहे होते, मोबाइल फोन के गैलरियों में। समझ में आया, एंटी डंपिंग ड्यूटी, चलो यहाँ तक भी सही है। पता क्या हुआ था, अच्छा डब्ल्यूटीओ को बनाया गया 1 जनवरी 1995, डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 हुई। ये सारा लिखना, कुछ नहीं छोड़ना, जो भी तुम लाइन अच्छी लग रही है ना, कुछ भी अभी भूल जाओ, कोई नोट तो कोई पिछले साल का पेपर क्वेश्चन पेपर देखते रहो पिछले साल लोग, हर लाइन लिख डालो, डायलॉग भी लिख डालो, अच्छा लगा तो रिलेटिव दिख रही लाइन अच्छी से मैंने लाइन बोली, लिख दो सर। अब जरा मुझे एक बात बताओ, देखो जो हमारा ये था ना डब्ल्यूटीओ हमारा है, इसकी स्थापना कब हुई, 1 जनवरी, मीटिंग होती रहती है इनकी सन 2002 में ना, सन 2002 में दोहा के अंदर, दोहा कतर की राजधानी, कतर देश है एक, आया समझ में, मोहम्मदन मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री, यहाँ की जो जनानी हो वो सुंदर सुंदर हो, हाँ जनानी, तो दोहा किसकी राजधानी, कतर की, ठीक, बस मुझे इतनी बात पता दोहा की, कि आगे जनानी बहुत सुंदर सुंदर हो, क्यों खाड़ी के दे, नहीं पंजाब नहीं है, सारी मुस्लिम कंट्री वाली है, क्या 2002 हो ना, 2002 के अंदर दोहा कतर, 2002 के अंदर दोहा एक दोहा राउंड के नाम से जाना था। आज तुम घर जाकर पढ़ना, दोहा राउंड के अंदर कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, और दोहा राउंड के अंदर ना जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, इन्होंने कहा था कि हम 10 साल के बाद लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, और 10 साल की जगह 20 साल बीत गए, आज तक भी लक्ष्य प्राप्त नहीं है, तो तुम पढ़ने में क्या थे। तो 2002 के अंदर ना दोहा राउंड, कौन सा राउंड हुआ था, दोहा राउंड, आज तुम इसका डॉक्यूमेंट पढ़ना, दोहा राउंड में क्या हुआ था, हाँ यूट्यूब पर डाल देना दोहा राउंड क्या हो, इसके बारे में पूरा पढ़ना, इसके अंदर कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, समझ बात, किसके बारे में पढ़ना तुम, दोहा राउंड के बारे में पढ़ लोगे ना, दोहा राउंड के बारे में।
ठीक। जैसे इसमें बहुत सारे लक्ष्य है, सारा पड़ेगा ना। जैसे मैं एक लक्ष्य निर्धारित कर रहा हूँ, एक लक्ष्य डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें कहा गया था कि पूरी दुनिया में जितने भी किसान है ना, कि कितने बड़े बड़े लक्ष्य रख रखे हैं 2 राउंडों में, WTO मीटिंग में। पूरी दुनिया में जितने भी किसान है ना, समझ बात है। अच्छा मेरे पास तो किसान ही नहीं है, चलो मान लो किसान आता है ना, तो कोई किसान हो। अच्छा ये किसान एक प्रकार तक पशुपालन का काम करते हैं ना। इनके यहाँ दूध मौजूद है इनके यहाँ से, ठीक। ये रही दूध वाली, सुन लो। तो इनके यहाँ दूध मौजूद है, वो दूध ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जाएगा। ये अपना दूध को बाहर निकाल के बेच सकते हैं, डिमांड है कि कनाडा में बेचेंगे अपना दूध, ये मेरा अपने यहाँ से निकाल कर। ऐसा 2 राउंड में कहा गया था, इतने बड़े बड़े सपने दिखाए गए। मैंने एक सपना बताया तुम 2 राउंड, तो 2 राउंड में ना ऐसे बड़े सपने दिखाए, सारे पढ़ने तुम 2 राउंड में कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और तुम पढ़ोगे ना फिर देखो हुआ क्या। अब पता क्या कहते हैं, पिछले साल जो मीटिंग हुई, पता क्या कहते हैं, जो कह रहे नया एजेंडा तैयार कर लो। ऐसे छोटा जो कह रहे जो भूल चूक होगी ना, जो भूल चूक हुई, विकसित देश बताओ क्या कह रहे हैं। विकसित देश कह रहे हैं 2 राउंड में जो हमारे पास भूल चूक हुई तो भूल जाओ तुम। इतने सारे लक्ष्य निर्धारित करे थे, एक भी लक्ष्य हम नहीं साध पाए, एक भी लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए हम। तो जो भूल चूकी छोड़ दो, अब न्यू एजेंडे पर काम करो। किस पर? न्यू एजेंडे पर। अब बताओ, अब ये भारत, इशारा तो भारत की तरफ था। भारत के तुम हल्के में ले रहे। भारत के साथ 77 देश है और सारे विकासशील देश। ये नहीं पढ़ाया तुमने G77 क्या है। G77 ये तो G77 ही है, तो G77 विकासशील देशों का एक समूह है। तुम विकासशील देश है तुम, ये सारे भारत के साथ है। क्योंकि भारत को ना नेतागिरी करनी तो भारत के खून में बसी हुई, आया समझ तो नेतागिरी तो नहीं खून में बसी हुई। तो G77 विकासशील देशों का समूह, 77 विकासशील देशों ना तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। पड़ा था न्यू एजेंडा, 2 राउंड पे चलो। 2 राउंड में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे ना, उन्हें एक्सेप्ट करके उन्हें आगे बढ़ाओ। अब तुम पढ़ा 2 राउंड क्या था। WTO की जो मीटिंग हुई थी दोहा के अंदर, उसमें कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। भारत की तरफ तो कौन गया था इस मीटिंग में, ये भी तुम देख लेना। समझ बात है। 2002 के आसपास हुई थी, और 2002 में प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने साइन इंडिया का नारा दिया था। साइन इंडिया आया समझ दिया था नहीं, साइन इंडिया का नारा। क्या कर रही है, बेवकूफ हो तू कुछ, तू तो बहुत होशियार होगी ना। पता लग गया ना क्या होने वाला। सुन देखो क्या होने वाला। दोहा कदर मैंने कहा यहाँ 2 राउंड के अंदर ना कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे ना, इन्होंने कहा अब पिछले 1.5 साल पहले जो मीटिंग हुई है, इसमें इन्होंने कहा मीटिंग में कि ना जो 2 राउंड छोड़ दो ना, नया एजेंडा तैयार करो। अच्छा मैंने कहा आया भारत मैंने कहा भारत की ना रगो बची हुई नेतागिरी तो G77 है ना, G77 पूरा ग्रुप भारत के साथ है। मैंने कहा G77 क्या है, विकासशील देशों का एक समूह। 10वीं क्लास में पढ़ाया, एक लाइन तो याद ही रहा हो, पढ़ा होगा बेकार नहीं आता। अच्छा की लाइन नहीं याद। G77 विकासशील देशों का एक समूह है, तो 77 देश भारत के साथ मौजूद है। जब इतना बड़ा ग्रुप भारत के साथ मौजूद है ना, पूरी जहां डिमांड जो जहां अधिक मात्रा में डिमांड है, वे देश तो भारत के साथ है। जब वे देश भारत के साथ है ना, तो वोट भी डाल लेंगे तो भारत के पक्ष में वोट डाल लेंगे। जब भारत के पक्ष में वोट डाल लेंगे, सारा नकार दिया, ये पढ़ा तो न्यू एजेंडा। अरे इसे लीड कौन कर रहा है, इसका लीडर कौन है सबका, भारत। आया समझ में। क्योंकि चाइना के बाद भारत का ही नंबर। अब हम 2024 के बाद ना 25 तक चाइना को पछाड़ चुके होंगे। जाओ बेटा जाओ, आया समझ में। और 25 तक तो मुझे तो हर भी सादे आधा किसी यहाँ हो जाएगा। समझ बात है। एक लड़की है, इधर देख लो, इनविटो फर्टिलाइजर जो तकनीक है ना, बड़ी कमाल की तकनीक है इनविटो फर्टिलाइजर। 2020 में सवाल पूछा है यूपीएससी ने इसको, इनविटो फर्टिलाइजर। इसका मतलब बच्चे पैदा करने के लिए ना किसी पुरुष की जरूरत नहीं है। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं है, कोई प्रॉब्लम यहां तक। चलो तो नकार दिया, ये नकार दिया। ये भी मोटे मोटे तरीके से नोट कर लो, हल्का सा नोट कर लो। देखो वर्ष 2011 में क्या हुआ। देखो 2011 का समय था, वर्ष 2011 के अंदर ना यूएसए के अंदर मंदी आई। अब मंदी ऐसी वैसी नहीं आई, भयंकर वाली मंदी आई। सब कुछ चौपट हो चुका,
और रिपोर्ट पता क्या रिपोर्ट आया कि यूएसए के अंदर जो फेडरल रिजर्व बैंक, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक, वहां का हो फेडरल रिजर्व बैंक, उनका जो केंद्रीय बैंक, उसके उसके जो विदेशी मुद्रा भंडार का जो अकाउंट, उसके अंदर रिजर्व हो, जो उसके अंदर रिजर्व पता कितना बचा हुआ? केवल 7 दिन के लिए। जो विदेशी मुद्रा भंडार है ना, जिसके पास डॉलर रखा हुआ, केवल 7 दिन के लिए पर्याप्त। कितने दिन के लिए? अब कुछ भी पूछेंगे, डॉलर छापने की मशीन तो उसके पास है, तो जितना चाहे इतना छापो, क्या दिक्कत हो रही है समझ में? डॉलर तो छापने की मशीन उसके पास है, ठीक, वो जितना छापो। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए पूरी दुनिया में जो ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है ना, किसके पास है? पता किसके पास है? चाइना के पास है, दूसरे नंबर पर जापान के पास है, और तीसरे नंबर पता किसके पास है? तीसरे नंबर पर आता इंडोनेशिया, यूरोप आता, यूरोप। चौथे नंबर पर आता भारत। समझ नहीं बात? 5वें नंबर पर आओ अमेरिका के पास भी इतना विदेशी मुद्रा भंडार नहीं, इतना भारत के पास मौजूद है। समझ में आया बात? यार विदेश तो यूं नहीं है, क्यों? क्योंकि डॉलर छापने के लिए भी ना नियम कानून बनाए गए, साइन होते हैं, और सीनेट तो साइन करवाने पड़ते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ संसद हो, संसद के अंदर लोकसभा हो, उसमें किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए आधे से अधिक सदस्यों को बहुमत की आवश्यकता होती है। इसी तरह उनके यहाँ सीनेट हो, हमारे यहाँ जो संसद में बैठते हैं उन्हें एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्हें सीनेटर बोलते हैं, सीनेटर। हाँ, तो जब अमेरिका में मंदी आया ना, तो किसी भी कानून को पारित करवाने के लिए वहां से, तो अमेरिका में जब मंदी आया तो पता चला, रिपोर्ट आया कि भारत का जो अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है ना, उसके पास जो स्टॉक बचा हुआ वो केवल 7 दिन के लिए पर्याप्त, और 7 दिन के बाद ना सब चीजों पर बैरियर लग जाने वाले, कठिनाई पैदा हो जाएगी और सबके हाथ पैर फूल। जब अमेरिका में मंदी आता है ना, तो असर पूरी दुनिया में दिखाई देता, बताने की जरूरत नहीं है, पहले बताया। सही बात है, असर पूरी दुनिया में दिखाई देने वाला 2011 का समय था। और भारत के अंदर इस टाइम पर आंदोलन चल रहे हैं, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, ये जबरदस्त तरीके से लगे हुए आंदोलन, इनके भयंकर तरीके से आंदोलन चल रहे हैं इनके। समझ नहीं बात है, कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त तरीके से आवाज उठाई हुई। उसके बाद जब 7 दिन के लिए पर्याप्त था, तो अमेरिका ने सोचा, अमेरिका के जो इस टाइम पर राष्ट्रपति थे ना, क्योंकि यहाँ का जो कार्यभार हो ना सारा का सारा देखने का, वो सब राष्ट्रपति के हाथों में, क्योंकि अध्यक्षात्मक प्रकार की व्यवस्था वहां की प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है नहीं, तो अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार में जो सारा देख रेख हो किसके हाथों में चला जा? राष्ट्रपति हाथों में चला जा। तो यहाँ की इस टाइम जो राष्ट्रपति थे ना, उन राष्ट्रपति का नाम था, राष्ट्रपति पता किसी को? राष्ट्रपति का नाम था जॉर्ज बुश, कुछ जॉर्ज बुश भी क्या, कुछ जॉर्ज बुश भी क्या, जॉर्ज बुश भी क्या, ये इनका नाम था। लेकिन इनकी एक घटना, एक ही समस्या थी इनकी, बड़े एग्रेसिव, सुनते किसी की थे बिल्कुल भी, और जो तुरंत युद्ध पर युद्ध कर जाते, इसके साथ भी लड़ाई, उसके साथ भी लड़ाई, हर जगह लड़ाई करते रहते थे, हर जगह इनके युद्ध रहते थे। लड़ाई पर पैसा ज्यादा खर्च हो रहा था। अमेरिका का जो पैसा था ना, आधे ज्यादा लड़ाई पर चला जा रहा था, हथियार बेचने पर जा रहा था, हथियार खरीदने पर चला जा रहा था। समझ में आई बात? यार आधे पैसा लड़ाई पर खर्च हो रहा था। यहाँ समस्या थी, जनता तक खार खाती थी, जनता इनके पक्ष में जाती थी बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति थे, तो एक बार बन तो गए थे, ठीक। तो जॉर्ज बुश की खास बात थी। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि मंदी तो बाहर कैसे निकला था। अब ये मंदी तो आई हमारे यहाँ, इनके यहाँ मंदी तो आई है, अब इस मंदी तो बाहर भी निकलना, कहाँ निकलना? तो बाहर निकलने के लिए इन्होंने सोचा पैसा कहाँ से आगा, तो सोचा अमेरिका की जो सरकार है, अमेरिका की सरकार के द्वारा जो अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? फेडरल रिजर्व बैंक। इस फेडरल रिजर्व बैंक ना, सुनो ध्यान लगा, ये हमारा हमारा क्यों उनका फेडरल रिजर्व बैंक, ये फेडरल रिजर्व बैंक, इस फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा ना बॉन्ड जारी कर दिए। और बॉन्ड के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बॉन्ड क्या हो, ये बॉन्ड इसलिए तो जारी करे जा ताकि पैसा इकट्ठा करा जा सके मार्केट के अंदर, तो बॉन्ड जारी कर दिए। अब मुझे यूँ बता दो कि जो फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा जो बॉन्ड जारी कर दिए गए, पूरी दुनिया में बॉन्ड जारी कर दिए, अभी इनकी जो डिमांड होगी, अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक उसके द्वारा गवर्नमेंट ने कहा कि जो यहाँ के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश के द्वारा, इनके जो विशेषज्ञ थे उन्होंने सलाह दी कि बताओ कि तुम मार्केट में जाकर अगर तुम्हें पैसा चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पैसा भी प्राथमिकता, तो पैसा तुमसे आगा, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ना तुम बॉन्ड जारी कर दो। इन्होंने बॉन्ड जारी कर दी, और बॉन्ड जारी करने के बाद ना इन्होंने मार्केट से पैसा उठाया। अब मुझे यूँ बता दो, इनकी जो बॉन्ड की डिमांड होगी क्या केवल अमेरिका में होगी या पूरी दुनिया में होगी? ये मैं कहना चाहता हूँ तुमसे कि जो फेडरल रिजर्व बैंक के ये बॉन्ड जारी कर गई है अमेरिका की सरकार के द्वारा, ताकि उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारा जा सके। चलो हमारी तो वित्तीय स्थिति खराब थी, तो कभी भी जो अमेरिका देख लो, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, वित्तीय स्थिति देखो कितनी खराब है, 7 दिन के लिए पर्याप्त स्टॉक बचा हुआ, उसके बाद इनके पास ना भीख मांगने वाले हिसाब आ जाता।
समझ में आ बात है। तो बॉन्ड है ना, इनकी सरकार के द्वारा बॉन्ड जारी किए गए। और कहा जाता है अमेरिका की जो अमेरिका तो अमेरिका, इनकी सरकार के द्वारा जो बॉन्ड जारी करे गए, और बॉन्ड जारी करने के बाद ना ये कहा गया कि इन्हें मार्केट से पैसा उठाएंगे, जो बाजार है ना, और बाजार भी ऐसा वैसा नहीं, विश्व का बाजार है, विश्व के बाजार से पैसा उठाएंगे, विश्व के बाजार में जाएंगे और विश्व के बाजार से ना पूंजी इकट्ठा करेंगे। क्या इकट्ठा करेंगे? पूंजी इकट्ठा करेंगे। और इनके जो बॉन्ड थे ना, ये बॉन्ड जो जारी करे जाते हैं जो नहीं है, अब कितने के बॉन्ड जारी करने ये तो बताना चाहिए, कितना पैसा उठाना। तो यहाँ वर्ष 1917 में ना सरकार ने अमेरिका के अंदर सब चीज नियम कानून सख्त बहुत खतरनाक तरीके से। उनका मानना कि जो था ना, अगर तुम है ना पैसा इकट्ठा करना, तो कितना पैसा इकट्ठा करना, इस पर ना रिसेशन लगे थे, प्रतिबंध लगे हुए थे इस पर। ये प्रतिबंध लगे हुए थे, पता कैसे लगे हुए थे? वर्ष 1917 में ना, 1917 में 1971 में, 17 में 71, वर्ष 1971 में ना यहाँ की सरकार ने, यहाँ की जो सरकार थी, यहाँ की जो संसद थी, उस संसद का नाम है सीनेट। और सीनेट के जो मेंबर हो ना उसका नाम है सीनेटर। सीनेटर, ये सीनेटर होते हैं ना, सीनेट के द्वारा एक बिल पास कर दिया गया था। उस बिल में पता क्या लिखा हुआ था कि जो संसद है ना, मतलब जो सरकार है, कोई भी सरकार है अमेरिका के अंदर, जो भी सरकार आने वाली है ना, वह कितने रुपए के बॉन्ड जारी कर सके, मार्केट से बस फालतू पैसा नहीं इकट्ठा कर सकती। एक लिमिट रख दी गई, यानी सीमा लगा दी गई। और सीमा लगा दी गई कि तुम इतना पैसा, मैंने कहा उन वर्ष 1971 में ना कि तुम बॉन्ड जारी कर, जैसे तुम बॉन्ड जारी करोगे तो बॉन्ड जैसे जारी करोगे तो बॉन्ड जारी करने के बाद तुम मार्केट यानी बाजार से जो पैसा उठाओगे, बाजार से उसकी सीमा रख दी गई, एक सीमा निर्धारित कर दी गई, फालतू पैसा नहीं उठा सकते तुम। और इस पर ना समय समय बदला हुआ, 5 साल बाद फिर बदला हुआ, फिर से बढ़ा दिया गया, फिर अगले 5 साल बाद फिर बदला हुआ, फिर से बढ़ा दिया गया, अगले 8 साल बाद फिर बदला होगा, फिर से बढ़ा दिया गया, समय समय बदलाव होते रहे। दोबारा फिर समझ लो भाई, मार्केट में पैसा इकट्ठा करने जा रहे हैं, पूंजी इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो पूंजी इकट्ठा करने जा रहे हो, थोड़ा ही तुम पूरी दुनिया में बॉन्ड जारी करोगे, तुम जबरदस्त मात्रा में पैसे इकट्ठा कर लोगे, फिर तुम कर्जे में तो चले जाओगे। इतना कर्जा दोगे कहाँ तक? तो अमेरिका की सरकार के, अमेरिका जो सरकार थी ना, अमेरिका जो संसद उसका नाम सीनेट, और इस सीनेट के द्वारा ना जो बिल पास करा गया उनके सीनेटर के द्वारा, उसमें कहा तो बॉन्ड तो जारी करोगे, तुम सरकार हो, तुम कभी कोई सरकार हो, तुम सरकार बॉन्ड जारी करोगे, तो बॉन्ड जारी करोगे तो बाजार से तुम पैसा उठाओगे ना, तो उस बाजार से तुम पैसा जो उठाओगे उसकी सीमा होगी, असीमित मात्रा में पैसा नहीं उठा सकते बाजार से। समझ गए? और यह सीमा 2011 में बता रहा हूँ, सारी पीछे की याद रखनी है, किसी काम की नहीं है। अमेरिका की सरकार की, अमेरिका का पढ़ रहे हैं हम, देख लो। समझ बात है कि मैंने कहा लेवल ना एक किताब से बाहर किताब नहीं मिलने है, याद रखना बात है, पहले कह रहा हूँ ना, यहाँ लिखा हुआ है, समझ में, इसे समझ लो, पहले ध्यान लगाकर अच्छी तरह। मेरे जो मैं पढ़ाऊंगा वो सारा एक साथ, कभी किसी किताब में नहीं मिलने का, ना एनसीईआरटी मिलने का। समझ आई बात है? जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम सारा एनसीईआरटी में कहीं मिलेगा, पहले 11वीं क्लास की एनसीईआरटी मिलेगा, सारे चैप्टर वहीं मिल जाएंगे। 11वीं क्लास की एनसीईआरटी होगा ना, तुम्हें सब वो दिखाई देगा जो मैंने पढ़ा रखा टोटल अधिकांश। तो जो बॉन्ड जारी कर दिए, बॉन्ड जारी कर दिए तो बाजार से सीमा निर्धारित कर दी गई, पैसा उठा सकते, इतना उठा सकते। तो फिर 2011 में क्या हाल चाल होगा जब मंदी आई हो चुकी, मंदी आई तो मंदी से बाहर निकालने के लिए इन्होंने क्या जारी कर दिया मार्केट में? बॉन्ड। यहाँ का जो फेडरल रिजर्व बैंक था ना, उसने विश्व के बाजार में पूंजी इकट्ठा करने के लिए बॉन्ड जारी कर दिए। और जब बॉन्ड जारी कर दिए तो बॉन्ड का असीमित मात्रा में जारी कर देंगे, निर्धारित सीमा निर्धारित होगी कि इससे अधिक मात्रा में तुम बॉन्ड जारी करते, इतने पैसे इकट्ठा करने हैं तुम। तो वर्ष 2011 में क्या पॉलिसी चल रही होगी क्या पता, तो मेरे याद हो कि क्या पॉलिसी चल रही थी। इनका मानना था कि जो जितना तुम्हारा वो हो ना, जितना तुम्हारा हो, अमेरिका जीडीपी बताओ कितना, अमेरिका जीडीपी पता किसी को वर्तमान समय में? पता रखा है मैंने, बताओ अमेरिका का जीडीपी कितना? अमेरिका जीडीपी कितना अमेरिका का? 22 ट्रिलियन डॉलर। अमेरिका का जीडीपी कितना? 22 ट्रिलियन डॉलर। ठीक, हाँ। तो वर्ष 2011 की बात बता रहे थे ना, वर्ष 2011 में ना जो फेडरल रिजर्व बैंक था उसने बॉन्ड जारी कर दिए, और बॉन्ड जारी करने के बाद जो है 2011 में जो नियम कानून काम कर रहे थे उसमें कहा कि तुम ना 13.1 ट्रिलियन डॉलर इससे फालतू पैसा, इससे अधिक मात्रा में का तुम बॉन्ड नहीं जारी कर सकते। बॉन्ड जारी करो, इतने रुपए का बॉन्ड जारी करो, और मार्केट को तुम्हें इतना पैसा प्राप्त होगा। और 13.1 ट्रिलियन डॉलर ना कोई हल्की राशि नहीं है, समझ आई बात है? 13.1 ट्रिलियन डॉलर कोई हल्की राशि नहीं है। भारत का जो जीडीपी ना एक साल का 2.5 ट्रिलियन डॉलर है कुल अब तक। 5 ट्रिलियन का हम लक्ष्य देख रहे हैं, और ये 13.1 ट्रिलियन डॉलर ना 2011 में मार्केट से पैसा उधार ले रहे हैं विश्व के बाजारों से। इतना सारा पैसा आयो, समझ गए? बाद में जाकर पता चला कि इतने पैसे को कुछ होने वाला नहीं।
बाद में जाकर पता चला इतने पैसे में कुछ होने वाला नहीं। 2011 में 2011 के नियम कानून के तहत इतना ही पैसा इकट्ठा कर सका मार्केट का। बाद में जाकर पता चला इतने पैसे में कुछ होने वाला नहीं, इसे बढ़ाया जाना चाहिए लिमिट को। इन्होंने सोचा फिर बदलाव करेंगे। तो बदलाव करोगे तो कहाँ जाना पड़ेगा? सीनेट में। सीनेट में बिल पास करना पड़ेगा। सीनेट में बिल पास करना पड़ेगा। उनका राष्ट्रपति कौन उस टाइम? जॉर्ज बुश। लोग इनके खिलाफ थे, इन्होंने तुम सारा पैसा तो लड़ाई पे लगाते हो। तो जो सीनेट है ना, इन्होंने बिल पास करने से मना कर दिया। अरे हमने इस लिमिट को हम बढ़ा नहीं सकते। अब इन्हें पैसे की जरूरत थी, राष्ट्रपति पैसे की जरूरत थी। राष्ट्रपति जी चाह रहे थे ये जो लिमिट है ना, इसे बढ़ाकर 14 के आसपास कर दिया जाए, 14-15 के आसपास कर दिया जाए। 15 के आसपास तो हो ही जाए, इसे बढ़ा दिया जाए, 15 कर दिया जाए। ठीक। तो जो अमेरिका की जो सीनेट थी ना, पढ़े लिखे लोग बैठते हैं यहाँ भी, हालांकि थोड़े लोग तुम सब, इन्होंने जो सीनेटर थे उन्होंने बिल पास करने से साफ मना कर दिया। जब मना कर दिया ना तो कठिनाई किसके सामने खड़ी हुई? राष्ट्रपति के सामने, जॉर्ज बुश के सामने। क्योंकि इनकी छवि इस टाइप की थी कि उस टाइम पर 2011 के आसपास जिस पर देखा अटैक कर दिया, जिस पर देखा अटैक कर दिया, जिस पर देखा अटैक कर दिया। अफगानिस्तान पर अटैक, इराक पर अटैक, सीरिया में चले गए बिना बात के। अपनी पुलिस उठाते एक ही हवाला देते, मानव अधिकारों की मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए आए, मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए आए। ठीक। इनके बाद जो आए वे बराक ओबामा थे। ठीक। में थोड़े उदारवादी प्रकृति के थे, उनके समय में कम अटैक हुए, लेकिन उनके समय में अटैक रुके नहीं। फिर भी बाद में जाकर फिर पता जाएगा क्या हुआ। इन्हें तो पैसे की जरूरत थी, मंदी तो बाहर भी निकलना, मंदी का खतरा मंडरा रहा सर, अब तो कठिनाई पैदा होगी। तो बाद में जाकर पता चला कि जो अमेरिका की सीनेट थी ना, इस अमेरिका की सीनेट ने ना बाद में जाकर बड़ी रिक्वेस्ट के साथ बिल पास कर दिया। अब शर्त पता क्या रखी सीनेट वालों ने? शर्त पता क्या रखी? शर्त होगी हमने बिल चलो पास करते हैं तुम्हारा, और बिल पास करने के बाद ना तो ये जो 13.1 ट्रिलियन डॉलर था, जो 13.1 ट्रिलियन डॉलर का बॉन्ड तुम मार्केट में जारी करके पैसा इकट्ठा कर सकते हो, इसकी सीमा को 2.1 के तहत बढ़ाएगा। 2.1 ट्रिलियन डॉलर बढ़ा देगा। 2.1 ट्रिलियन डॉलर बढ़ा दिया गया। इसमें से जोड़ लेना, इतना पैसा और इकट्ठा कर सकते हो तुम। 13.2 के पार चला गया? नहीं चला गया, 15.2 के आसपास चला गया। समझ में आया बात? ये तो 15 के पार चला गया नहीं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने का बॉन्ड जारी करके मार्केट से पैसा इकट्ठा करके आराम से जो भारत को इस अमेरिका को मंदी से बाहर निकाला जा सकता। एक ही तरीका था, ऐसा इन्होंने कर दिया। यहाँ तो बताओ कोई दिक्कत है किसी को? ठीक। लेकिन एक बात और कही गई, जब उन्होंने कहा कह रहे तुम मार्केट तो चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी से ग्रोथ को बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट तो तुम्हें पैसा इकट्ठा करना हो कर लो, बॉन्ड तुम 2.1 ट्रिलियन डॉलर से और बढ़ाकर जारी कर लो, इतना पैसा और ऐड कर लो उसके अंदर। लेकिन एक बात और याद रखना, अब ना तुम जॉर्ज बुश हो, कहा एक तो अपनी आदत में बदलाव करो। उसने कहा अच्छा उसमें क्या करना पड़ेगा? कहने लगे अब आपको अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। किसमें? इशारा समझ गए कहाँ? लड़ाई झगड़े ये सब बंद करो, जिस पर देखा उस पर अटैक कर दिया, क्या ही बदतमीजी है। तुम पैसा जितना ही पैसा जा रहा था सारा लड़ाई में जा रहा था। आए समझ में? खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। तो वहां का जो केंद्रीय बैंक था ना, वहां का जो केंद्रीय बैंक, अगर किसी देश को मंदी से बाहर निकालना हो ना तो केंद्रीय बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका हो। हेलो, किसी देश को अगर मंदी से बाहर निकालना हो उसकी ना केंद्रीय बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका हो। ये क्या करना चाह रही है? घंटा सीधी हुई सुन। तो जो केंद्रीय बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका हो, अब ये केंद्रीय बैंक की केंद्रीय बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे हो, इसे भी समझ लो। इंपॉर्टेंट बात। तो जो वहां की जो अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक था उसके द्वारा एक नीति बनाई गई, उसका नाम पता क्या था? उसका नाम था फिजिकल क्लिफ। हाँ, फिजिकल क्लिफ। इसे हिंदी में लिखना तुम, फिजिकल क्लिफ। इसे पता क्या कहा गया? नंबर फर्स्ट, एक तो हम खर्च कम करेंगे, खर्चों में कमी करेंगे, खर्चों में क्या करेंगे, और दूसरा पता क्या करेंगे? टैक्स बढ़ा देंगे। टैक्स बढ़ा देंगे, खर्चों में कमी कर देंगे। ऐसा करके तुम मंदी से बाहर निकल सकते हो। निकाल दो फालतू का अनाप शनाप पैसा खर्च कर रहे हो तुम, मत खर्च करो यार, मत करो लड़ाई, तुम जरूरत क्या पड़ रही तुम। और दूसरा, जो भारत की वस्तु, अमेरिका की वस्तु है ना, इन पर टैक्स बढ़ा दो। जो कंपनियां तुम्हारे यहाँ काम कर रही है, बढ़ाओ ना इन पर टैक्स, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? ऐसा करके इन्होंने मंदी से बाहर निकलना है एक रास्ता निकाला, और ये इस मंदी से बाहर निकल भी गए। इन्होंने खर्चों में कटौती कर दी, नहीं कर दी? कर दी। खर्चों में पता क्या कर दी इन्होंने? खर्च कम करने स्टार्ट कर दिए। अब टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया,
तो बताओ मंदी से अगर बाहर नहीं करना हो किसी देश को तो फिजिकल क्लिप जैसी नीति अपना सकता नहीं अपना सकता हो खर्चों। तो बताओ भारत के अंदर ये नीति लागू हो सकती नहीं हो सकती। भारत को क्या करनी चाहिए, अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए और टैक्स में क्या कर देनी चाहिए, बढ़ोतरी करनी चाहिए। भारत क्या करता रहा है, टैक्स में तो बढ़ोतरी कर रहा है, खर्चों में कभी कभी नहीं करता। कर देगा। पिछली बार का जो बजट था ना 2020 का बजट था मेरे पास, कहाँ खड़ा 2020-21 का बजट का, 2020-21 का बजट है लो 30.42 लाख करोड़ रुपए देख लो। 2020-21 में हमने एक साल में करा, 2020-21 में जो बजट था 30.42 लाख करोड़ रुपए, खर्चों में नहीं कटौती करते हैं। 2021-22 का बजट आ रहा है मेरे पास 34.83 लाख करोड़ रुपए, 22-23 का 39.45 लाख करोड़ रुपए, और इस बार 15% तेजी के साथ बढ़ रहा है। हर साल हमारा बजट ना 15% तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसका मतलब हम इस पॉलिसी को लागू तो करते हैं अपने देश के अंदर, लेकिन हम खर्चे में कभी कटौती नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा देश अभी विकसित देश नहीं है। हमारे यहाँ तो रोड बने नहीं अभी, सही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी के साथ बढ़ ही रहा, हमारे तो बन ही रहा। भारत के अंदर ना उनकी समस्या पता किसकी, सरप्लस की। अगर हमने खर्चों में कटौती कर दी ना तो इसका मतलब हम अपने देश में तो डिमांड खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे? अगर हमने खर्चों अगर खर्च नहीं करने के, चलो हम नहीं खर्च करना, तो फिर डिमांड ही नहीं होने की, और डिमांड नहीं होने की इसका मतलब जो हमारा स्ट्रेंथ है ना हम उसे ही मार देंगे, हम जिस डले में बैठे हुए ना उसे काट देंगे, और ऐसा हम कभी कर नहीं सकते। यही तुम्हारा सजेशन होना चाहिए, यही एक इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्र की पहचान है। कहाँ पढ़ा रहा है मैं तो, अमेरिका में पढ़ा रहा है, अमेरिका है, समझ नहीं बात है, समझ में आया? तो ये अमेरिका कर सके, वो क्यों? क्योंकि छोटा सा देश है, बच्चा देश है, कर दो खर्चों में कटौती, समझ में आई बात है। सरप्लस ही सरप्लस उनके यहाँ, तो जितना चाहे खर्चों में कटौती कर दो, ये हमारे काम, ये हमारे जो उनके यहाँ लागू हो सके हमारे नहीं। हम टैक्स तो बढ़ा सके, और हम बढ़ाते हैं, लगातार टैक्स बढ़ाते हैं, हमने करे क्या? गरीब आदमी में खून चूसते चले गए, समझ नहीं बात है। अब मैं घड़ी खरीद कर लेके आऊंगा ये वाली, तो मुझे घड़ी 7,000 की मिलेगी। जब मुझे 7,000 की मिलेगी तो तुम्हें कितनी की मिलेगी? मुझे 7,000 की मिलेगी तो तुम्हें कितनी की मिलेगी? बताओ, ये घड़ी मुझे कितनी की मिलेगी? 7,000 की। तुम्हें कितनी मिलेगी? घड़ी मेरा घड़ी वाला जानने वाला मेरा, मैं बता बड़ी बदतमीज यार तुम। 7,000। अब मेरी इनकम देखो और अपनी इनकम देखो, तो ये बताओ, अब घड़ी पर टैक्स लगाया, घड़ी वास्तव में नहीं 5,000 की, 2,000 का उन्होंने टैक्स लगा रखा। तो जो टैक्स लगा रखा ना वो टैक्स तुमने भी 2,000 रुपए दिया और मैंने भी 2,000 रुपए दिया, और तुम्हारी इनकम में अंतर और मेरी इनकम में भी अंतर। इसका मतलब ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था कि मुझे मेरी इनकम ज्यादा तो मेरे पे टैक्स भी ज्यादा लो, और तुम्हारी इनकम कम हो तो तुम टैक्स भी कम लो। तुम्हारे घड़ी 4,000 की होनी चाहिए थी। ये तो समानता का अधिकार है, समझ। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का उल्लंघन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। सही बताऊं तुम, ऐसा पूरी दुनिया में इस तरह ही हो। इसे बोलते हैं हम प्रगतिशील प्रणाली, टैक्सेशन प्रगतिशील प्रणाली, समझ बात है। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है कि जिसके पास ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स देगा और कम इनकम कम टैक्स देगा। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई तुम सिस्टम तैयार कर सको ना तो पूरी दुनिया के तुम ना जो अर्थशास्त्र, अगला नोबेल प्राइज ना अर्थशास्त्र को तुम्हें मिलने वाला, समझ बात है। अगर तुम ऐसी टैक्सेशन प्रणाली तैयार कर सको कि जिसके पास कम कर ही नहीं पाता कोई भी, अगर कर दिया ना तुमने इस तरह, समझ नहीं बात है कि तुम्हारे पास कम पैसा तो कम टैक्स दो, ज्यादा पैसा ज्यादा टैक्स दो, तो ऐसा करना मुश्किल है, नामुमकिन है। कुछ लोग ना कालाबाजारी करते हैं पैसे की, समझ नहीं बात है, सामने नहीं आता कड़ा किस पे कितना पैसा, ठीक। तो अगर तुमने ऐसा कर दिया ना तो अगले वाला नोबेल प्राइज तुम्हें मिलने वाला अर्थशास्त्र का। ऐसा कर कर हम मंदी से बाहर निकले। कहाँ निकले? बताओ, इतनी बात समझ में ही नहीं आई तो आज बहुत कुछ सीखने मिला इसमें, कुछ खास बात थी इसमें, ठीक। थोड़ा अमेरिका के अंदर घुसने का मौका मिला, तो अमेरिका के अंदर जो फिजिकल क्लिप लागू करा गया था जो भारत में लागू करा जा सका। क्यों? क्योंकि भारत क्या प्रॉब्लम है, एक ही मरीज को आप दो अलग अलग मरीज को एक जैसी दवाई कैसे दे सकते हो तुम? हाँ जी, दो अलग अलग मरीज को एक जैसी दवाई कैसे दे सकते हो तुम, ठीक। अब वो बात अलग कि आयुर्वेदिक हो, सही बात, फिर तो सब ऐसी चलती रहा है। बात समझ में आई? तो बताओ, क्या हम अपने खर्चों में कटौती कर सकते हैं? कहाँ कर सकते हैं बताया तो। 2020 में बजट दिखा था तो 30.20 लाख करोड़ रुपए आए समझ में। उसके बाद बजट बढ़ाया गया, जब बजट बढ़ाया गया ना तो बजट बढ़ाने के बाद इसे बढ़ा दिया गया तो 34 लाख करोड़ रुपए, उसके बाद 39.45 लाख करोड़ रुपए। हर साल में हमारा बजट 45.15% की दर से बढ़ रहा,
हर साल हमारा बजट, इसका ये मतलब होगा कि जो बजट है ना जो 15% की दर से बढ़ रहा है, हम खर्चों में कटौती करने वाले नहीं है। इसे छोड़ो ना, तुम अपने आप को देख लो, पिछली बार तुम कितना खर्च करते थे, समझ की बात है, जैसे पिछली बार कम खर्च करते, आज कितना खर्च करते हो, ठीक है। इसे देख लो, सामने बैठी 8,000 वालों में लगा कर आ रही, समझ में आई बात है, ठीक है। तो सोच कहाँ खर्चे में कहाँ कटौती हो रही है ना क्या, ठीक। अपनी ना सुन लो, बताया तो, अपना शोषण खुद करवाते हैं, अपना शोषण खुद करवाते हैं। 100 रुपए में ही बाल कटते, 8,000 में भी बाल कटे, अपना शोषण खुद करवा रहे हैं। और दिखाएंगे ना दूसरे की स्टैंडर्ड कि अपना भी स्टैंडर्ड बढ़ेगा, अपना शोषण तो खुद करवा रहे हैं। और है कुछ नहीं, बदलाव कुछ नहीं आया, तो ये अपना शोषण खुद करवाते हैं भाई। बोलो इतनी बात समझ में आई नहीं आई? तो भारत के लोग ऐसे ही तो हो, शीशे वाली दुकान में खड़े हो जाएंगे, समझ की बात यार, बस पता कि नहीं सामान कब देखेंगे जो हाथ में रखा हुआ, वही चीज ठेले पर खड़ा होकर 200 रुपए में बेच रहा है, उसने लेने के बिल्कुल भी, उन दिन की बेइज्जती हो जाएगी, समझ में आई बात यार। और जो साइड से तुम देखोगे, साइड से मुझे भी देखा कोई रीबॉक का नाम लिखा हुआ, नाइक का नाम लिखा हुआ, कंपनी का बस टैग लगा हुआ है, कुछ नहीं है, वही स्टैंडर्ड, वही सब रखा वहां बेच रहा, वही सब रखा वहां बेच रहा, समझ में आई बात यार। तो भारत के लोगों ने ना ये इनकी जो गरीबी का कारण है ना, इनके अंदर मानसिक गरीबी पाई जा, जब मानसिक गरीबी पाई जाए, यही तो मानसिक गरीबी, और क्या कौन सी मानसिक गरीबी है ये अपने पता है किस से गरीब है, अपनी सोच और आचार विचार तो गरीब हो तुम सब, कोई पैसे वैसे भी गरीब नहीं। क्यों हो गरीब? क्योंकि ना तुम्हारे खर्चे बहुत ज्यादा, एक्सपेंडिचर, खर्चे नहीं कर रहे तुम, कम कर रहे खर्चे, सही बात है। कैसे कर रहे हो तुम खर्चे कम? कर ही नहीं सकते तुम तो खर्चे कम, मैंने बताया तो। अगर कोई तो कंपनी में काम कर रहा है ना, उसकी इनकम 7,000 है, तो 7,000 बाद में आएंगे, पहले 8,000 का खर्चा जोड़ बैठा हुआ है, हाँ खर्च करूंगा 1,000 दूसरे तो मांग रहा हूँ, घर खड़ा होगा, बाहर खड़ा होगा, खर्चों में नहीं कटौती करने की बिल्कुल भी, समझ में आया? चलो इसे भी नोट करो। आज के लिए इतना रखते हैं कि